हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉर नीट सीरीज में चैप्टर नंबर 6 11th क्लास का, जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस एनाटॉमी वर्ड का क्या मतलब होता है। तो इस वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हो तो उसे अपन कहेंगे एनाटॉमी। अब यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की कर रहे हैं तो एनाटॉमी क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ठीक है, एनिमल्स में भी हो सकती है इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे तो अपन उसे एनाटॉमी कहेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और वो सारे ऑर्गेनिज्म में यही होती है। फिर अपन जानते हैं कि सेल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाती है, टिश्यू, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। एक चीज आप याद रखें कि प्लांट में हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन ही होता है। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये आप जो सेकंड चैप्टर है उसमें जब 5 किंगडम दे रखे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले पॉइंट पे देखेंगे तो एनिमल में सेलुलर लेवल भी होता है, टिश्यू लेवल भी होता है, ऑर्गन लेवल भी होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी होता है, लेकिन प्लांट में हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा, ऑर्गन ही होगा। अब जो अपन टिश्यू करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो टिश्यू 2 तरह के होंगे। एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जिनके पास क्या होगी, डिवीजन की एबिलिटी होगी, और एक होगा परमानेंट टिश्यू जिसके पास क्या नहीं होगी, डिवीजन की एबिलिटी नहीं होगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 तरह से होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। हालांकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो क्लासिफिकेशन है वो और भी बेसिस पर होता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दे रखा है, जैसे कि आप ऐसे भी देखोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे भी पढ़ाते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, वो आगे रोल क्या प्ले करेंगे उसके बेसिस पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन अपनी जो एनसीईआरटी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन दे रखा है वो पोजीशन के बेसिस पर दे रखा है। तो अपन अभी जब चैप्टर करेंगे तो उसमें देखेंगे एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। फिर है परमानेंट टिश्यू जिसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, और ये टिश्यू जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट वो टिश्यू होते हैं जिनके पास एक ही तरह की सेल होती है, मतलब जो भी टिश्यू होगा उसमें सेल सिर्फ एक ही टाइप की होगी तो उसे अपन सिंपल परमानेंट कहेंगे। ये फिर 3 तरह का होगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो परमानेंट टिश्यू होंगे जो एक से ज़्यादा तरह की सेल से बनते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम दोनों 4 टाइप्स की सेल से बने होते हैं। ठीक है, अपन चैप्टर में एक एक करके इन सारे स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि टिश्यू। तो a tissue is a group of cell having a common origin and usually perform a common function। मतलब origin सेम होना चाहिए और फंक्शन सेम होना चाहिए, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल को अपन क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, फिर अपन सबसे पहला टिश्यू जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले और बता देता हूँ, टिश्यू को इस तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं कि वो आगे जाके क्या बनाएगा। तो प्लांट के सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर बनाएगा जैसे कि एपिडर्मिस वगैरह, तब तो वो एपिडर्मल टिश्यू कहलाता है। या वो सबसे सेंटर में जाइलम, फ्लोएम और ये सब बनाएगा तो उसे वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और इसके अलावा जो भी और होगा वो सारे स्ट्रक्चर किस में आते हैं, ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। ठीक है, तो ये एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू कहीं पर आए वर्ड तो ये मीनिंग रखते हैं। ठीक है, अब अभी अपन इस वाले क्लासिफिकेशन को फॉलो करेंगे और स्टडी करेंगे। तो पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा, ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेशल रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। मतलब प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो एक स्पेशल जगह से ही होती है। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट में यहाँ पर और यहाँ पर इनकी जो टिप होगी वहाँ पर स्पेशल टाइप की सेल्स होगी जिसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, और वो जो टिश्यू होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। हालांकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अभी कुछ और पोजीशन भी अपन देखेंगे, पर जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा प्लांट सिर्फ वहीं पर एक्टिव सेल डिवीजन शो करता है और वहीं से ग्रो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगी उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये अपने लास्ट मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में भी मैंने आपको लिखाया था। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है उसका हाई न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा, मतलब न्यूक्लियस बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, और जो प्राइमरी सेल वॉल ही होगी और वो भी थिन होगी, वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस भी होंगे, वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस पोजीशन पर है उसके बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट उसे अपन कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम,
और कौन से मेरिस्टेम होंगे? दो और होंगे, एक होगा इंटरकैलरी और एक कौन सा होगा? लेटरल मेरिस्टेम। सबसे पहले अपन कौन से करते हैं? एपिकल मेरिस्टेम कर रहे हैं, जो कि कहाँ पर होगा? रूट और सूट की टिप पर होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम। तो देखो बुक में दो डायग्राम दे रखे हैं, ये दे रखा है रूट का टिप का और ये दे रखा है सूट के टिप का। तो देखो रूट के टिप में ये अपन ने 5 चैप्टर में भी किया था कि एक ग्रोइंग पोर्शन होता है जिसमें ऐसी सेल्स होती है जो डिवाइड करने की एबिलिटी रखती है, और ये इस पूरा ये जो ग्रोइंग पोर्शन है ये पूरा ही ग्रोइंग पोर्शन है, और इसमें जो भी सेल्स होगी उसमें डिवीजन की एबिलिटी है, ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना होता है। अब ये सेल 3 लेयर में अरेंज हो जाती है। देखो सबसे बाहर की तरफ लेयर जो होगी उसे कहेंगे प्रोटोडर्म, और ये फ्यूचर में एपिडर्मिस बनाएगी। फिर सेकेंड लेयर और अरेंज हो जाएगी जो कि ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाएगी, और ये कॉर्टेक्स और पित्त बनाएगी। और फिर सबसे अंदर की तरफ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगी वो प्रोकैम्बियम कहलाती है और वेस्कुलर बंडल बनाती है। क्या बनाती है? वेस्कुलर बंडल। एक बार फिर देख लेते हैं अपन। प्रोटोडर्म जो होता है वो एपिडर्मिस बनाता है, बीच वाली जो लेयर होगी वो कॉर्टेक्स और पित्त बनाएगी, और प्रोकैम्बियम जो सबसे सेंटर में होगा वेस्कुलर बंडल बनाएगा। प्रोटोडर्म अपनी बुक में लेबल किया हुआ है, और यहाँ पर कॉर्टेक्स लेबल कर दिया। कॉर्टेक्स ये बाद में बनाएगी, ये ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाता है। और सबसे अंदर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ सेंट्रल सिलेंड्रिकल, और ये जो होगा प्रोकैम्बियम कहलाता है, और ये क्या बनाता है? वेस्कुलर बंडल बनाता है, जाइलम फ्लोएम। नेक्स्ट अपने जो है इसको कवर किए हुए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं? रूट कैप, ताकि ये स्ट्रक्चर खराब ना हो। ठीक है, अब अगर अपन सूट में देखें तो सूट में देखते हैं, देखो इस वाले डायग्राम से समझते हैं पहले नीचे वाले से। देखो ये एक सूट की टिप थी और इसमें डिवाइडिंग सेल थी, और यहाँ साइड से लीफ प्रीमोर्डिया निकलती है जो कि बेसिकली लीफ बनाएगी। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बन चुका है, तो ये मतलब सॉरी ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो ये वाली लीफ थी, ये वाली जो लीफ थी वो ये वाली लीफ बन चुकी है। अब ये जो टिप है ये और ग्रो करेगा, ये ग्रो किया और फिर उसके टिप में से और प्रीमोर्डिया निकल जाएगा। देखो वापस समझते हैं, ये रूट का टिप था, सूट का टिप था, फिर इससे प्रीमोर्डिया निकले, लीफ प्रीमोर्डिया। अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा? ये और ज़्यादा ग्रो कर लेगा, नीचे वाली लीफ प्रीमोर्डिया भी ग्रो कर लेगी, और यहाँ से और लीफ प्रीमोर्डिया निकलेगी। फिर ये और ग्रो कर लेगा, लीफ यहाँ पे टिप पर और एक्टिव सेल होगी, और यहाँ से लीफ प्रीमोर्डिया निकलती जाएगी। जो डिवाइडिंग सेल होगी वो हमेशा कहाँ पे रहेगी? टिप पर ही रहेगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ डिवाइडिंग सेल पीछे भी रह जाती है, और जहाँ डिवाइडिंग सेल पीछे रह जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे? एक्सिलरी बड। क्या कहेंगे? एक्सिलरी बड। ये भी अपन ने पिछले वाले चैप्टर में देखा था कि जहाँ से लीफ निकलती है उसकी जो पोजीशन होती है वहाँ पर एक्सिलरी बड निकलती है, यही बात इधर भी कह रहे हैं। तो ये क्या है? सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम, वो एक्सिलरी बड होती है, ये या तो ब्रांच बनाएगी या फिर क्या बनाएगी? फ्लावर बनाएगी। ये भी अपन ने पीछे वाले चैप्टर 5 चैप्टर में देखा था। बुक में जो डायग्राम दे रखा है उसकी लेबलिंग देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एपिकल मेरिस्टेम जोन है, जो बेसिकली क्या होगा? डिवाइडिंग सेल्स है, और ये जो साइड में ये निकली हुई दिख रही है ये क्या है? लीफ प्रीमोर्डिया, और ये पीछे कुछ यहाँ पर सेल रह जाएगी जिसे क्या कहेंगे? एक्सिलरी बड, बाकी ये वेस्कुलर बंडल वगैरह है। ठीक है, तो देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई टिप ऑफ रूट, वाइल सूट मेरिस्टेम कहाँ पर ऑक्यूपाई करता है? सूट का टिप ऑक्यूपाई करेगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल लेफ्ट बिहाइंड, पीछे कुछ सेल बच जाएगी और वो सेल क्या बनाएगी? एक्सिलरी बड, और ये एक्सिलरी बड जो होगी या तो ब्रांच बनाएगी या फ्लावर। ये अपने कौन सा था? एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो इंटरकैलरी को समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल देखना है। जैसे मान लो ये कोई मोनोकॉट प्लांट है, और हाँ एक और चीज़, इंटरकैलरी मेरिस्टेम सिर्फ मोनोकॉट प्लांट में होती है। तो वहाँ पर जहाँ पर ये नोड्स दिख रहे हैं आपको, उस नोड के ऊपर देखो ये कुछ सेल्स बच जाती है जो डिवीजन की एबिलिटी रखती है, और ये नोड्स के पास में जो डिवीजन की एबिलिटी रखने वाली सेल्स है इनको कहते हैं अपन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये ग्रासेज में होती है, ग्रासेज मोनोकॉट में ही आता है, और ये क्या काम करने के आती है? रीजनरेटेड पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। जैसे मान लो कि एक कोई ग्रेजिंग एनिमल्स आया और ये लीफ खा गया तो ये तो चली जाएगी, तो ये मेरिस्टेम ये वापस बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बोथ एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये प्लांट में अर्ली लाइफ मतलब स्टार्टिंग की लाइफ में बनते हैं, और ये प्लांट की प्राइमरी बॉडी बनाते हैं, रूट, स्टेम और लीफ।
एक और मेरिस्टेम अपन को पढ़ना है लेटरल मेरिस्टेम, जो कि क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड को अभी अपन और समझेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझो कि स्टार्ट में जो मेरिस्टेम बनते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो बाद में कुछ परमानेंट सेल्स जो होती है वो बाद में वापस क्या करती है, डिवीजन की एबिलिटी एक्वायर कर लेती है, और वापस जब मेरिस्टेम का काम करती है तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ, द मेरिस्टेम दैट अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड सूट ऑफ मैनी प्लांट पार्ट्स, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस। तो देखो जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये सिर्फ डाइकॉट में होता है, और वो भी सिर्फ उन डाइकॉट प्लांट में होंगे जो वुडी प्लांट होते हैं, मतलब जिनमें स्टेम जो होता है वो वुड देता हो, उसमें क्या होते हैं, अपने लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम जब बनते हैं उसके बाद में बनते हैं, इसलिए सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहलाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसके, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल होते हैं, और ये सब सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं। अब देखो इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको ये डायग्राम बताता हूँ। जैसे ये मान लो एक कोई स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर की तरफ जो आप ये देख पा रहे हो, ये सबसे बाहर की तरफ का स्ट्रक्चर होगा, और ये जो होगा वो अपन ऐसे समझ लेते हैं कि ये एपिडर्मल टिश्यू है। ठीक है, कौन सा टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू है, तो जो सबसे बाहर की तरफ है। उसके बाद ये जो बीच का रीजन है ये अपन मान लेते हैं ये क्या है, कॉर्टेक्स है। क्या है, कॉर्टेक्स। और ये सबसे अंदर जो बना रखे हैं ये अपन मान लेते हैं वेस्कुलर बंडल है। क्या है, वेस्कुलर बंडल। अब देखो जो आपको चीज़ समझनी है वो ये समझनी है, इन वेस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पर ये बीचों बीच भी क्या होगा, अपने मेरिस्टेम होंगे, और ये मेरिस्टेम जो होते हैं, ये मेरिस्टेम जो होते हैं वो अपने क्या कहलाते हैं, ध्यान से सुनना, ये कहलाते हैं अपने फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम कौन से मेरिस्टेम होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल के ठीक बीचों बीच में आते हैं। ठीक है, फिर और कौन से मेरिस्टेम होंगे, देखो ये यहाँ पर, ये मैं सब लेटरल के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इनके बीच में यहाँ पर भी मेरिस्टेम बन जाएगा। ठीक है, ये बीच वाली जगह पर, इस वाली जगह पर जो मेरिस्टेम है उसको अपन कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ पर जो था वो तो फेसिकुलर कैम्बियम कहलाया, यहाँ पर जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाया। अब कॉर्टेक्स रीजन में, ये जो कॉर्टेक्स रीजन देख पा रहे हो, उस कॉर्टेक्स रीजन में भी क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनने लगते हैं, और अगर कॉर्टेक्स रीजन में बनेंगे तो उसे अपन बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलेंगे, कॉर्क कैम्बियम। ये तो तीनों कैम्बियम आपके क्लियर हुए। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम किस में होते हैं, वेस्कुलर बंडल के बीच में, और यहाँ पर जो होंगे वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो जाएंगे, और जो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉर्क कैम्बियम। हालांकि ये सारे वर्ड अपन आगे चैप्टर में और वापस अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार अपन प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम को वापस समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी अपन ने देखा कि जो मेरिस्टेम होते हैं लोकेशन के बेसिस पर कितने तरह के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इसमें से एपिकल और इंटरकैलरी जो होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाते हैं, और लेटरल जो होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम वो होते हैं जो प्लांट की लाइफ में पहले बनते हैं, अर्ली लाइफ में बन जाते हैं, और ये प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेम वो होंगे जो बाद में बनते हैं, और ये जो होंगे वो सेकेंडरी टिश्यू बनाएंगे। बाद में बनने का क्या मतलब होता है, ध्यान समझो। देखो जैसे ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था और वो उसे डिवाइड होता गया और फिर वहाँ से परमानेंट टिश्यू बन गए। अब इन परमानेंट टिश्यू में बाद में वापस डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है और वापस जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं। तो ये पहले बने थे, ये प्राइमरी कहलाएंगे, ये बाद में बने थे, ये सेकेंडरी कहलाएगा। प्राइमरी कौन से होते हैं, एपिकल या इंटरकैलरी, और सेकेंडरी कौन से होते हैं, लेटरल। ठीक है, और सेकेंडरी जो होते हैं वो सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, जो इस चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे। एक मेरिस्टेम का और क्लासिफिकेशन हो सकता है कि मेरिस्टेम बाद में क्या बनाएगा, तो प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम, जो कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताए थे। प्रोटोडर्म बाद में क्या बनाती है, एपिडर्मिस, प्रोकैम्बियम बाद में क्या बनाती है, वेस्कुलर बंडल, और उसके अलावा जो भी और स्ट्रक्चर है, कॉर्टेक्स, पित्त वगैरह सब, उसे कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। अगर आप में से कोई ये जानना चाहते हैं पित्त क्या होता है, तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर बीच में कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं अपन, पित्त कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम बनेगा वो इन्हीं सेल के इनमें बीच बीच में मेडुलरी रेज और पिथ वगैरह होती है, उन्हीं से ही वापस बनता है रीडिफरेंशिएशन से। ठीक है, इसको अपन आगे वापस समझेंगे। तो अभी तक का अपन वापस क्लियर करते हैं। अपन ने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इसमें से एपिकल और इंटरकैलरी जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं और ये कौन सा होता है, सेकेंडरी होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रासेज में होता है, बोले तो मोनोकॉट में, और लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो डाइकॉट में, और वो भी कौन से, वुडी डाइकॉट में होता है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि इसके बाद जो ये बहुत प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो नई सेल बनाते हैं और फिर ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एडॉप्ट हो जाते हैं और लूज कर देते हैं एबिलिटी टू डिवाइड। एक बार एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर देंगे तो अब उसे अपन क्या कहेंगे, परमानेंट सेल या मैच्योर सेल, और फिर वो क्या बनाएंगे, परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, परमानेंट टिश्यू। मैं एक बार फिर बताता हूँ, मेरिस्टेम होते हैं, फिर उनसे जब डिवीजन की एबिलिटी छीन जाती है तो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। कुछ परमानेंट टिश्यू में वापस डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है, वापस मेरिस्टेम बन जाते हैं। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगे, ये कौन से होंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम होंगे। ठीक है, एक देखो अपने एक पॉइंट और था कि जब अपन ने यहाँ पे टिश्यू लिखे थे तो टिश्यू के देखो एक और भी अपन ने ऐसे पढ़े थे कि एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। ये अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, एक हेडिंग आएगी टिश्यू सिस्टम, जिसमें अपन ये तीनों सिस्टम करेंगे। लेकिन किस में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो मैं अभी आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ। डर्मल टिश्यू के अंदर क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हेयर और स्टोमेटा आते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू में वेस्कुलर बंडल आते हैं, जाइलम फ्लोएम। इसके अलावा जो भी और चीज़ें होगी वो सारी की सारी किस में आएगी, ग्राउंड टिश्यू में, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पित्त, मेडुलरी रे वगैरह वगैरह। एक मेडुलरी रे और पित्त क्या होता है, देखो यहाँ पर बीच में जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या कहलाएगा, पित्त कहलाएगा, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेडुलरी रे कहलाएंगे। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक करते हैं जो कि क्या है, परमानेंट टिश्यू। तो देखो परमानेंट टिश्यू जो होंगे वो क्या होंगे, द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, ये डिवाइड नहीं करती, डिवीजन की एबिलिटी खो देती है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू भी आपके दो तरह के होंगे, एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में डिवीजन की एबिलिटी नहीं है। फिर सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट में फर्क क्या है, सिंपल परमानेंट की सारी सेल जो होती है वो सिमिलर होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन में, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज़्यादा तरह की सेल्स होती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो पहले अपन करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक लाइन लिखी हुई है, सिंपल टिश्यू मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, उसे क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इसमें भी जो सबसे पहले अपन को करना है वो है पेरेनकाइमा। तो देखो पेरेनकाइमा या एनसीईआरटी में लिखा हो, फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन से टिश्यू होता है या सबसे ज़्यादा किस टिश्यू के स्ट्रक्चर बने होते हैं, तो पेरेनकाइमा सेल के। ये आइसोडाइमेट्रिक होती है। देखो आइसोडाइमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है, मतलब ओवल से अपने स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो यहाँ से चारों तरफ डायमीटर क्या होंगे, एक जैसे होंगे, तो ये एक आइसोडाइमेट्रिक ज्योमेट्री है। जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है तो ये भी लगभग क्या होगा, आइसोडाइमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा। तो जो पॉलीगन और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो आइसोडाइमेट्रिक होते हैं। ओवल शेप भी लगभग अपन आइसोडाइमेट्रिक मान सकते हैं। ठीक है, तो पेरेनकाइमा सेल स्फेरिकल, ओवल और राउंड शेप की होती है, ये सब तो किस में आ जाएंगे, पॉलीगोनल होती है, ये सब तो अपने किस में हो जाएंगे, आइसोडाइमेट्रिक। और कभी कभार इलोंगेटेड शेप की भी हो सकती है। इनकी सेल वॉल जो होती है थिन होती है, जैसे कि मेरिस्टेम की थी, इसमें कुछ खास फर्क नहीं होता सेल वॉल में। और ये आइदर क्लोजली पैक्ड हो सकती है और स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है। एक पॉइंट आप सब ध्यान से सुने, मेरिस्टेमेटिक सेल में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। फिर जब आप कोलेनकाइमा पढ़ेंगे तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। जब आप स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे तो उनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। तो अगर इंटरसेलुलर स्पेस किसी में है तो वो सिर्फ पेरेनकाइमा, बट ये जरूरी नहीं है कि इंटरसेलुलर स्पेस होने ही चाहिए। पेरेनकाइमा भी बिना इंटरसेलुलर स्पेस की हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर इंटरसेलुलर स्पेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ पेरेनकाइमा में होंगे।
फिर क्या क्या फंक्शन कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ठीक है, फिर उसे अपन क्लोरेनकाइमा कह देंगे, स्टोरेज करवा सकती है, सिक्रेशन करवा सकती है, अगर पेरेनकाइमा में एयर इकट्ठी हो जाए तो उसे अपन एरेनकाइमा कह देते हैं। तो कुछ भी स्टोर करना हो, कुछ सिक्रेशन करना हो, फोटोसिंथेसिस करना हो, ये सब काम कौन कराती है, पेरेनकाइमा। एक बार वापस देखते हैं, मोस्ट एविडेंट टिश्यू होता है पेरेनकाइमा, थिन सेल वॉल होती है, इंटरसेलुलर स्पेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ओनली पेरेनकाइमा के पास में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लिविंग सेल होती है, कभी भी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए काम नहीं करती, ठीक है। और शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल शेप, या आइसोडाइमेट्रिक हो जाएगा और इलोंगेटेड हो सकती है। फंक्शन स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और सिक्रेशन का। नेक्स्ट अपने सेकंड पॉइंट है कोलेनकाइमा। तो देखो कोलेनकाइमा के बारे में एनसीईआरटी लिखती है, अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ डाइकॉट। तो पहली चीज तो क्लियर है कि सिर्फ किस में है, डाइकॉट में। और लेयर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि कोलेनकाइमा सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, हाइपोडर्मिस में होती है, वो भी डाइकॉट की, मोनोकॉट में एब्सेंट होती है, और रूट में हमेशा एब्सेंट होगी, चाहे वो रूट मोनोकॉट की हो या डाइकॉट की। तो अपन शॉर्ट में कहे तो कोलेनकाइमा सिर्फ डाइकॉट स्टेम और लीव्स में होते हैं, ठीक है। और स्पेशली कहाँ होंगे, यंग स्टेम में होंगे, और जो प्लांट का पिटियोल वाला जो पोर्शन होता है उसमें होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट सेल विच आर मच थिकन, मतलब ये ज़्यादा थिक होते, इनमें थिकनिंग होने लगती है। देखो ये कॉर्नर में देखो आपको थिकनिंग दिख रही है ये वाली, ठीक है। और ये थिकनिंग किसकी होती है, पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इन सारे सब्सटेंस की होती है। इसका शेप कैसा हो सकता है, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ये हो सकता है। कोलेनकाइमा लिविंग होती है और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपको पूछे कि एक सेल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है तो या तो कोलेनकाइमा होगी या आगे वाली स्क्लेरेनकाइमा। अगर वो डेड है तो स्क्लेरेनकाइमा, अगर लिविंग है तो कोलेनकाइमा, ठीक है। पेरेनकाइमा कभी भी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए काम में नहीं होती। कुछ सेल में इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, अगर ऐसा है तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है स्पेशली ग्रोइंग पार्ट में, और पिटियोल ऑफ लीफ में ये होती है। नेक्स्ट है अपने स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की सेल जो होती है वो लॉन्ग होती है, नैरो होती है और थिक होगी, और सबसे ज़्यादा थिक सेल वॉल किस में होगी, स्क्लेरेनकाइमा में। मेरिस्टेम में और पेरेनकाइमा की लगभग एक जैसी होती है, उससे ज़्यादा थिक होती है कोलेनकाइमा में, जहाँ कॉर्नर में थिकनिंग स्टार्ट होती है, और सबसे ज़्यादा थिक होती है स्क्लेरेनकाइमा में। यहाँ थिकनिंग होती है मेनली किसकी, लिग्निन की। तो ये जो सेल वॉल होती है लिग्निफाइड हो जाती है, और जैसे ही लिग्निफाइड होती है सेल डेड भी हो जाएगी। तो स्क्लेरेनकाइमा जनरली कैसी होती है, डेड सेल्स होती है। एक जब यहाँ लिग्निन इकट्ठा होता है, सपोज करो कि ये स्ट्रक्चर है और इसमें ये अपने लिग्निन इकट्ठा हो गया, तो इनके बीच बीच में कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ लिग्निन कम होगा, वहाँ उस जगह को अपन पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्स। तो यहाँ लिखा हुआ ना कि सेल वॉल हैविंग अ फ्यू और मोर न्यूमरस पिट। पिट वो होती है जहाँ लिग्निन एब्सेंट होगा। ये जो स्क्लेरेनकाइमा होती है खुद दो तरह की होती है, या तो फाइबर होती है या स्क्लेरिड्स होती है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो समझने से पहले एक बार वापस रिवाइज करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा लॉन्ग होती है, नैरो होती है, जाइलम और फ्लोयम में भी प्रेजेंट होती है सपोर्ट के लिए। सेल वॉल सबसे ज़्यादा थिक होती है, लिग्निफाइड होती है। लिग्निन जो है आप याद रखें एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये डेड सेल्स होती है, प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। और ये कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक होती है फाइबर और एक होती है स्क्लेरिड्स। फाइबर जो है इलोंगेटेड है, ये पॉलीगोनल जैसी हो सकती है। एक इस डायग्राम में ये फाइबर का डायग्राम है, और ये पूरा जो पिंक कलर का आप देख पा रहे हो वो सब क्या है, सेल वॉल है। और इसके बीच में जो ये गैप दिख रहे हैं ये पिट्स है। इसमें ये पिंक कलर का ये पूरा यहाँ तक ये सब का सब क्या है, मतलब वॉल है, ठीक है। और इसमें भी देखो बीच बीच में ये लाइनें जो है ये पिट्स है। ये बीच वाली जो है ये ल्यूमन है, इसमें भी ये क्या है, ल्यूमन है। तो देखो आप देख पा रहे हैं फाइबर में इलोंगेटेड है, ये पॉलीगोनल है, ये थिक तो है लेकिन ये ज़्यादा थिक होती है। ये जनरली ग्रुप में प्रेजेंट होती है, ग्रुप में नहीं होती। एक इसकी ल्यूमन बहुत ज़्यादा नैरो है साइज के हिसाब से देखें तो, ठीक है। जाइलम, फ्लोयम और डाइकॉट की पेरीसाइकिल, इन सब में जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा कौन सा होता है, फाइबर। और कुछ प्लांट के एग्जांपल दे रखे हैं जैसे पियर्स और ये सेपोटा, इनमें जो पल्प होता है वो किसका होता है, स्क्लेरिड्स का।
लेग्यूम प्लांट में जो सीड का कोट होता है वो किसका होता है, स्क्लेरिड्स का। कुछ लीफ जैसे कि चाय की जो लीफ होती है उसमें भी क्या होते हैं, जो स्क्लेरेंकाइमा होते हैं वो स्क्लेरिड्स ही होते हैं, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये कॉमनली कहाँ पर होते हैं, ये किसके अपन को दे रखे हैं, स्क्लेरिड्स के दे रखे हैं। फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सेपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, लीव्स ऑफ टी, ठीक है। और स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट और ऑर्गन जो होता है ऑर्गन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो ये अपने थे परमानेंट टिश्यू में कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू है तो इनमें भी डिवीजन की एबिलिटी तो होगी नहीं, लेकिन ये सिंपल परमानेंट से अलग कैसे है, सिंपल परमानेंट में सिर्फ एक ही तरह की सेल होती है, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होती है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन कौन से हैं, एक अपने हैं जाइलम और एक कौन सा होगा, फ्लोएम, ठीक है। तो दो अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो पहले अपन जाइलम को समझते हैं, लाइन टू लाइन अच्छे से फोकस कीजिएगा। जाइलम जो है सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है, ये कंडक्शन टिश्यू है, किसके लिए, वाटर और मिनरल्स के लिए, ठीक है। कहाँ से कहाँ करेगा, रूट से स्टेम और लीफ में ले जाएगा। साथ ही में जाइलम जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाता है। प्लांट में जो वुड बनती है हमेशा याद रखना वो किस चीज़ की होती है, जाइलम की होती है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। एक जाइलम में कितनी तरह की सेल होती है, 4 तरह की, और यही वजह है कि ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा तरह की सेल्स होती है। कौन कौन सी सेल होती है, एक होती है ट्रैकिड्स, एक होते हैं वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म जो होता है उसके अंदर वेसल्स नहीं होती, ठीक है। तो उनमें सिर्फ 3 ही सेल बचती है, कौन कौन सी, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। अब सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ट्रैकिड्स के बारे में। तो ट्रैकिड्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनकी वॉल थिक होती है और साथ में लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड मतलब लिग्निन की बनी होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रैकिड्स कैसे होने वाले हैं। ट्रैकिड्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। और टेपरिंग एंड होंगे। टेपरिंग एंड जैसे ये दिख पा रहे हैं आप, टेपरिंग एंड मतलब एंड से ऐसे पॉइंटेड हो जाएंगे, तो टेपर्ड एंड के होंगे। दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, वो तो होना ही है जब लिग्निन इकट्ठा हो गया। द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म, ठीक है। वापस रिपीट करते हैं, ट्रैकिड्स क्या काम करती है, ट्रैकिड्स क्या होती है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनकी वॉल थिक होती है, उसमें लिग्निन होता है, टेपर्ड एंड होता है, ये डेड होती है, और प्रोटोप्लास्ट इसमें बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। अब इन फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें ट्रैकिड्स और वेसल्स, जिन्हें कलेक्टिवली ट्रैकियरी एलिमेंट कहते हैं, वो दोनों मिलकर वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स अकेली करेगी क्योंकि उनमें वेसल्स होगी नहीं। वेसल्स क्या होती है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मैनी सेल से बनी होती है। जैसे मान लो कि ये एक वेसल्स का मेंबर है, फिर ये दूसरे वेसल्स का मेंबर है, ये तीसरे वेसल्स का मेंबर है, और ये सब एक साथ कलेक्ट होकर क्या बनाएगी, वेसल्स बनाएगी, ठीक है। तो वेसल्स जो होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनता है, और हर को वेसल मेंबर कहते हैं। अब जो वेसल मेंबर है उसमें वॉल जो है लिग्निफाइड है, जैसे कि ट्रैकिड्स में थी उनमें भी होती है, लेकिन इनमें लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, मतलब कैविटी जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। इनमें भी प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, ये भी डेड सेल की बनी होती है, और वेसल्स मेम्ब्रेन आर मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड बाय परफोरेशन ऑफ कॉमन वॉल। जैसे ये एक मेंबर था, फिर ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा मेंबर है, तो यहाँ परफोरेशन होगा जिससे ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। देखो ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये जो दोनों दे रखे हैं ये अपने क्या दे रखे हैं, ट्रैकिड्स दे रखे हैं, और ये जो आप थिक देख पा रहे हैं ये क्या है, एक वेसल्स है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो ट्रैकिड्स होते हैं नॉन परफोरेटेड होते हैं, जबकि ये परफोरेटेड है। इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है, इसमें एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं जो इन परफोरेशन से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप ल्यूमन के बेसिस पर भी लिख सकते हो, वेसल्स की ल्यूमन जो होती है ज़्यादा वाइड होती है, इसकी नैरो होती है।
जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ट्रैकिड्स वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग पार्ट में ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों मिलकर क्या करती है, वाटर ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट है अपने जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो होते हैं वो स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं और ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा थिक वॉल के होते हैं और सपोर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है ये सेप्टेड और एसेप्टेड हो सकते हैं। अपन ने आपको पता हो तो स्क्लेरेंकाइमा में दो तरह के स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक तो क्या पढ़े थे अपन ने, फाइबर और एक स्क्लेरोइड्स। तो ये जो होते हैं फाइबर्स वाले होते हैं और फाइबर में आपने देखा होगा कि वो हमेशा क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं। फिर है जाइलम पेरेनकाइमा। अब जाइलम पेरेनकाइमा पेरेनकाइमा का बना हुआ है। अभी तक अपने ट्रैकिड्स पढ़े, डेड थे, वेसल्स पढ़ी, डेड थी, फाइबर पढ़े, डेड थे। सिर्फ पेरेनकाइमा जो होती है वो लिविंग होती है और थिन वॉल्ड होती है और ये क्या काम करती है, फूड स्टोर करती है और कभी कभी कुछ और सब्सटेंस भी इकट्ठा करती है, जैसे कि चाय के केस में टेनिन इकट्ठा होता है। ये रेडियल कंडक्शन का काम भी करती है और उस केस में ये जो जाइलम पेरेनकाइमा वाली सेल है उन्हें कहते हैं रे पेरेनकाइमस सेल। रेडियल कंडक्शन क्या होता है इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, जैसे सपोज करो कि ये स्टेम है, ठीक है, तो इसमें ऊपर की तरफ पानी चढ़ना, ठीक है, ये क्या कहलाता है अपना एसेंट ऑफ सेप। ये तो जाइलम फ्लोएम करते ही हैं, लेकिन इधर से इधर तक ये पानी आना ये रेडियल कंडक्शन कहलाता है। तो उसमें जाइलम पेरेनकाइमा जो होती है हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो ये अपने इसके साथ जाइलम जो होता है वो अपने चारों सेल पूरी हो गई। एक बार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जाइलम जो होती है उसकी चारों सेल में से 3 सेल कैसी होती है, डेड, और 1 सेल क्या होती है, लिविंग होती है। मैकेनिकल सपोर्ट कौन कौन सी सेल देती है, तो तीनों डेड सेल। डेड सेल कौन सी होती है, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, वो तीनों सपोर्ट करती है। पेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देती। पिट और लिग्निफाइड किस में होता है, अगेन तीनों डेड सेल में होता है, ठीक है। परफोरेटेड कौन सी होती है, सिर्फ एक ही होती है परफोरेटेड, जो कि वेसल्स है उसमें परफोरेशन होगा। कंडक्शन में कौन काम करती है, तो ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों कंडक्शन में काम करती है। किसके केस में, एंजियोस्पर्म में, और उस केस में उन्हें क्या कहते हैं, ट्रैकियरी एलिमेंट कहते हैं। एक और चीज़ अपन को समझनी है कि जाइलम जो होता है वो 2 तरह का हो सकता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगा। सेकेंडरी जाइलम जो होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि वेस्कुलर कैम्बियम है उनसे बनेगा। अब प्राइमरी जाइलम पहले बनने वाला और बाद में बनने वाले के हिसाब से प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होते हैं। मतलब जो अभी नए नए बने हैं तो वो छोटे होंगे, फिर और जो पुराने हो जाएंगे तो वो अपने क्या बन जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम 2 तरह के होते हैं। अब बच्चे इसमें ये गलती कर देते हैं, मेटाजाइलम जो है उसको वो समझ लेते हैं कि ये सेकेंडरी जाइलम है। ऐसा नहीं है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों ही क्या होते हैं, प्राइमरी जाइलम होते हैं। देखो अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी जाइलम आर ऑफ 2 टाइप, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो फर्स्ट बनते हैं उन्हें अपन प्रोटोजाइलम कहते हैं और जो बाद में बनते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं, ठीक है। इन स्टेम प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो किसकी तरफ होते हैं, सेंटर की तरफ। जैसे मान लो ये स्टेम बना है तो इसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होंगे और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होंगे। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम का होंगे बाहर की तरफ। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। तो अगर ऐसा है तब तो वो एंडार्च कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडार्च। प्रोटोजाइलम अंदर थे इसलिए एंडार्च, और ऐसा स्टेम में होता है। जबकि रूट का जब अपन ऐसे ट्रांसफर सेक्शन बनाएंगे तो उल्टा होगा, उसमें अंदर की तरफ मोटे होंगे मतलब मेटाजाइलम होंगे और बाहर की तरफ क्या होंगे, प्रोटोजाइलम। तो क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर है इसलिए उसे अपन कहते हैं एक्सार्च और रूट में होता है। याद रखना जाइलम 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनते हैं बोले तो वेस्कुलर कैम्बियम से, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हैं। ये 2 तरह होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो पहले बनते हैं वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनते हैं वो मेटाजाइलम। जो बाद में बनते हैं उनकी साइज कंपेरेटिवली थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। अब जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ पर है, अंदर है या बाहर? अगर अंदर की तरफ है तो एंडार्च और बाहर की तरफ है तो एक्सार्च, ठीक है। अब ये अंदर बाहर किसके हिसाब से, सेंटर के हिसाब। जैसे मान लो ये सेंटर होता मतलब ऐसे सर्कल होता तो ये अंदर की तरफ हो जाएंगे और इसमें बाहर की तरफ हो जाएंगे। तो अगर अंदर की तरफ है तो एंडार्च, ऐसा स्टेम में होगा। बाहर की तरफ है तो एक्सार्च, ऐसा रूट में होगा। नेक्स्ट अपने है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है फूड ट्रांसपोर्ट करता है और कहाँ से कहाँ करेगा, लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। फ्लोएम जो होते हैं एंजियोस्पर्म में 4 चीज़ों के मिलकर बनते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर।
जाइलम से जस्ट उल्टा फ्लोएम का केस होता है। यहाँ पर 3 लिविंग होती है और 1 डेड सेल होती है। लिविंग सेल सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग है, जबकि जो अपने फ्लोएम फाइबर जो है वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। जबकि जाइलम में 3 डेड और 1 लिविंग था। एक और चीज़ अपन को अच्छे से याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें एल्बुमिनस सेल होती है और सीव ट्यूब, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं उनमें। सीव सेल सॉरी, उनमें सीव ट्यूब नहीं होती, उनमें कंपेनियन सेल भी नहीं होती। तो जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एल्बुमिनस सेल होती है और एक क्या होती है, सीव सेल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट सीव ट्यूब एक एक करके समझते हैं अपन। सीव ट्यूब जो होता है वो क्या होता है, तो सीव ट्यूब जो होती है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, एंड ये कंपेनियन सेल के साथ जुड़ी हुई होती है, एसोसिएट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीव ट्यूब में अभी अपन देखेंगे कि इनका जब मैच्योर होते हैं तो इनका न्यूक्लियस चला जाता है, तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसके सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए ये एसोसिएट होती है किसके साथ, कंपेनियन सेल के साथ। देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड। अब परफोरेटेड का क्या मतलब है, देखो आप ये देखो, ये अपने पेरेन्काइमा दे रखा है और ये जो बीच में बना रखा है ये अपने क्या बना रखी है, सीव ट्यूब, और उसके साइड में जो ये बना रखी है ये कौन सी सेल बना रखी है, कंपेनियन सेल। अगर आप इसको अच्छे से थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये देखो, ये इनके बीच में यहाँ पर ये गैप रहे और गैप की वजह से छन्नी या सीव की तरह काम करती है, इसलिए सीव ट्यूब। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको कहते हैं सीव प्लेट। क्या कहते हैं, सीव प्लेट। तो ये पूरी क्या है, अपने सीव ट्यूब जिसमें ये पोर है, और ये जो पास वाली सेल है इसके वो कंपेनियन सेल है और इसमें न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल में। ठीक है, तो ये अपन को अच्छे से क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो वापस देखते हैं, अपने अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सीव ट्यूब होती है, देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड, एंड वॉल जो होती है परफोरेटेड होती है, और सीव मैनर में सीव उसके बीच बीच में, सीव प्लेट के बीच में ये छेद होते हैं। अब मैच्योर सीव एलिमेंट के अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है, एक बड़ी सी वैक्यूल होती है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं है तो इसके फंक्शन कौन परफॉर्म करेगी, न्यूक्लियस करेगा, किसका, कंपेनियन सेल का। कंपेनियन सेल क्या होती है, एक स्पेशल तरह की पेरेन्काइमस सेल होती है। ठीक है, अब ये याद रखें कौन सी सेल कौन सी है, तो ये कंपेनियन सेल जो है वो कौन सी सेल होती है, पेरेन्काइमस सेल होती है। ठीक है, और द सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय अ पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। जैसे मान लो ये सीव ट्यूब है और ये मान लो कंपेनियन सेल है, तो यहाँ पे पिट होते हैं जिससे ये एक दूसरे से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंपेनियन सेल क्या करती है, हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में एक प्रेशर ग्रेडियंट बना के रखती है जिससे फ्लो चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोएम पेरेन्काइमा। कहने का मतलब भी नहीं है, ये पेरेन्काइमा की ही बनी होगी, इलोंगेटेड होगी, टेपर्ड एंड सिलेंड्रिकल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है इनमें। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और इसके अंदर क्या होते हैं, पिट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शन भी होंगे। द फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होती है ये भी फूड स्टोर करती है, जैसे कि जाइलम पेरेन्काइमा ने, वहाँ पर भी कुछ सब्सटेंस, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस स्टोर हो सकते हैं, जैसे कि टेनिन था। फ्लोएम पेरेन्काइमा में भी जैसे रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होती है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोकॉट जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एंजियोस्पर्म मोनोकॉट है, ठीक है, तो फिर उसके फ्लोएम में कितने वो अपने होंगे, क्या कहते हैं, फ्लोएम कितनी सेल का बना होता है, 3 सेल का ही, क्योंकि उनमें फ्लोएम पेरेन्काइमा होता ही नहीं है। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, और ये एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। अगर स्टेम का ये प्राइमरी फ्लोएम है तो उसमें फ्लोएम फाइबर नहीं होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। अब इन सब को मिलाकर देखो एक इम्पोर्टेंट चार्ट बनता है जो मैंने यहाँ पे बना दिया है। फ्लोएम 2 तरह के होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में चारों ही सेल होगी, बोले तो सीव ट्यूब होगी, कंपेनियन सेल होगी, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम अपने फाइबर, सब कुछ होगा। और सेकेंडरी अपन जानते हैं सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, डाइकॉट में होते हैं। प्राइमरी जो होता है उसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें होगी, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम अपने क्या कहते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, फाइबर तो होता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी जो फ्लोएम होगा चाहे वो जहाँ पर भी हो, प्राइमरी फ्लोएम में सिर्फ 3 ही होगी।
अब प्राइमरी फ्लोएम अगर डाइकॉट का है तब तो 3 है, और अगर मोनोकॉट में प्राइमरी सेकेंडरी होते नहीं है, तो मोनोकॉट में तो सिर्फ 2 ही सेल बची, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोएम पैरेनकाइमा अभी अपन ने लिखा मोनोकॉट में होते नहीं है, और फ्लोएम फाइबर अभी अपन ने लिखा सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में होता है, और मोनोकॉट में तो सेकेंडरी फ्लोएम होता नहीं है। तो मोनोकॉट में फ्लोएम के अंदर सिर्फ 2 ही सेल होती है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ठीक है। और डाइकॉट की जहाँ तक बात की जाए, अगर वो प्राइमरी है तो 3 सेल, और अगर सेकेंडरी है तो 4 सेल, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर जो होता है, बास्ट फाइबर भी बनाते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं, ये सब लिख दिया अपन ने। इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच होते हैं, पॉइंटेड नीडल लाइक पीस होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम वो भी काफ़ी थिक होती है, ठीक है। मैच्योर्ड दीज फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म में बिकम डेड। सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही फ्लोएम में डेड कंपोनेंट होता है। जो जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये सब कमर्शियल फाइबर जो होते हैं वो फ्लोएम फाइबर से बनते हैं। जाइलम की तरह ही फ्लोएम भी 2 तरह के होते हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। सेम टू सेम काम है। जो मतलब पहले बनेंगे वो प्रोटो, बाद में बनेंगे मेटा। और सेम डिटो यहाँ पर भी ऐसा होगा, जो प्रोटो होंगे उनकी सीव ट्यूब नैरो होगी तो वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, और मेटाफ्लोएम जो होंगे उनमें सीव ट्यूब बड़ी होती है तो वो कंपेरेटिवली बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। या एंडार्स, एग्जार्स जैसा कुछ भी सीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है द टिश्यू सिस्टम। तो देखो अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपन ने कहा था कि टिश्यू की अपने क्या कहते हैं कि वो टिश्यू कहाँ पर है, उसके बेसिस पर टिश्यू 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। फिर परमानेंट को अपन ने 2 तरह का किया, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, फिर ये सब अपन ने कर लिए। अब उनका स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, उसके बेसिस पर टिश्यू और तरह के होते हैं। ये जो पहले वाला था ये उनके फंक्शन के बेसिस पे था कि सेल डिवाइड कर सकती है नहीं कर सकती। अब जो है वो स्ट्रक्चर और लोकेशन पे बेस्ड है। और यहाँ पे 3 तरह के होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू जिसे फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं, और वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू। देखो एपिडर्मल टिश्यू में जो जो अपन ने टिश्यू पढ़ा है वो, और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दे तो बीच में जो भी सब कुछ होगा वो सब कौन सा होगा, ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू। अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू। देखो एपिडर्मल टिश्यू जो होता है वो आउटर मोस्ट टिश्यू होता है किसी भी प्लांट का, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, सब, ठीक है। और एपिडर्मल टिश्यू में आता क्या क्या है, एपिडर्मिस आएगी, कभी कभी एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल भी होती है, फिर स्टोमेटा अगर है तो वो भी एपिडर्मल टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। रूट हेयर और स्टेम के ऊपर हेयर होते हैं जिन्हें ट्राइकॉम्स कहते हैं, ये सब एपिडर्मल टिश्यू का हिस्सा है। स्टोमेटा जो होंगे अभी अपन देखेंगे, उसमें एक तो स्टोमेटल अपर्चर या पोर होगा, एक गार्ड सेल होगी, एक सब्सिडरी सेल होगी। एक एक करके सब रीड करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, और ये इलोंगेटेड, कॉम्पैक्ट, ऐसे अपन ऐसे सेल बना देते हैं, कॉम्पैक्ट सेल और कंटिन्यूसली अरेंज सेल की एक लेयर होती है। एपिडर्मिस जनरली एक लेयर ही होती है। एपिडर्मिस की सेल किसकी बनी होती है, पैरेनकाइमा की बनी होती है। याद रखें एपिडर्मल जो ये पूरा टिश्यू जो है ये मेनली पैरेनकाइमा का ही बना होता है, तो पैरेनकाइमा होता है। और पैरेनकाइमा है, इसमें साइटोप्लाज्म थोड़ा कम होता है, लार्ज वैक्यूल होती है। द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस एक वैक्स जैसी कवरिंग हो सकती है, जरूरी नहीं ये होगी, एपिडर्मिस सब में होती है, उसके ऊपर वैक्स जैसी कवरिंग हो भी सकती है, नहीं भी, अगर है तो उसे अपन क्यूटिकल कहेंगे। और वैक्स जैसी कवरिंग है तो मतलब ये वाटर लॉस को क्या करेगी, कम करेगी। क्यूटिकल रूट में होती नहीं है, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका मोटिव क्या होता है, ये अननेसेसरली वाटर लॉस को कम करता है। रूट तो वैसे भी ग्राउंड के अंदर होती है तो डायरेक्ट सनलाइट तो उस पर ऐसे भी नहीं गिरती, तो क्यूटिकल एब्सेंट होती है। स्टोमेटा, अब ऑब्वियस थिंग है, स्टोमेटा कहाँ होते हैं, सिर्फ लीफ के ऊपर होते हैं, लीफ एपिडर्मिस पर होते हैं। और स्टोमेटा क्या करता है, गैस एक्सचेंज करवाता है, ट्रांसपीरेशन करवाता है। अब स्टोमेटा में देखो क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, एक होती है गार्ड सेल, एक होगा पोर, एक सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल क्या होती है, जो ये पोर होता है उसके दोनों तरफ उसकी ओपनिंग और क्लोज को करने के लिए एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। अब गार्ड सेल जो है डाइकॉट में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली कैसे शेप की होती है, बीन शेप की, ये होती है डाइकॉट में। जबकि ग्रास मोनोकॉट होती है, उसमें कैसी होती है, डंबल शेप। देखो ये अपन ने बीन शेप की बना रखी है, और ये देखो अपन ने कैसे शेप की बना रखी है, डंबल शेप की बना रखी है। इसके बीच में जो पोर होगा उसे स्टोमेटल पोर कहते हैं। अब बात उठती है सब्सिडरी सेल क्या है। तो सपोज करो ये पूरी एपिडर्मिस है,
ये स्टोमेटल पोर है और इसके दोनों तरफ ये गार्ड सेल है। कभी कभी क्या होता है, इसके आसपास की कुछ और सेल जो होती है थोड़ी स्पेशल शेप और साइज की होकर अलग से दिखने लगती है और हेल्प करती है इनको, उन्हें अपन कहते हैं सब्सिडरी सेल। देखो क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल इन विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, विसिनिटी मतलब उसके जस्ट पास में होती है, बिकम स्पेशलाइज इन शेप एंड साइज, उसे अपन सब्सिडरी सेल कहते हैं। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, ये सब आपस में मिलकर क्या कहलाती है, स्टोमेटल अपरेटस। अपरेटस क्यों कहते हैं, जैसे अपन अपरेटस से कोई काम करवाते हैं तो स्टोमेटल अपरेटस क्या करवाता है, ट्रांसपीरेशन करवाता है और गैस एक्सचेंज करवाता है। ठीक है, आप इस डायग्राम में साफ देख पा रहे हैं, ये पूरे एपिडर्मल सेल है। ठीक है, अब इसमें से ये जो पहले दिख रहे हैं ये सब्सिडरी सेल है, उसके बाद ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल अपर्चर है। एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, गार्ड सेल की जो इनर लाइनिंग है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा थिक है कंपेरेटिवली बाहर वाली के। ठीक है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है एपिडर्मिस पर कभी कभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, रूट पे हैं तो उन्हें रूट हेयर कहेंगे और स्टेम पे है तो स्टेम हेयर ट्राइकॉम कहेंगे। रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि ट्राइकॉम जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर के साथ ये ब्रांच या अनब्रांच दोनों तरह के हो सकते हैं, सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के हो सकते हैं, कभी कभी ये कुछ सिक्रेशन भी करते हैं। रूट हेयर जो होते हैं एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अपन ये अंडरलाइन कर सकते हैं कि हेल्प इन एब्जॉर्प्शन करते हैं, जबकि जो ट्राइकॉम जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये प्लांट का स्टेम वाला पार्ट है, इस पर सनलाइट गिर रही है तो ट्राइकॉम जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वो सनलाइट से इधर वाले हिस्से को बचाते हैं। इसका मतलब ये वाटर लॉस को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट अपना है ग्राउंड टिश्यू। देखो एकदम सिंपल सा है, एपिडर्मिस में एपिडर्मल टिश्यू में जो जो आए वो, और वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम इनको छोड़ दो, इसके अलावा जो भी है सब ग्राउंड टिश्यू है। जैसे जिसमें कॉर्टेक्स आता है, पेरिसाइकल आता है, पित्त आता है, मेडुलरी रे आती है। लीफ के केस में बीच में एक मीजोफिल करके टिश्यू होता है जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है, वो भी किसका हिस्सा होता है, ग्राउंड टिश्यू का। और ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो तीनों तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू से मिलकर बना हो सकता है। इसमें पेरेनकाइमा भी हो सकती है, कोलेनकाइमा भी हो सकती है, स्क्लेरेनकाइमा भी हो सकती है। नेक्स्ट अपने है वेस्कुलर बंडल। एकदम सिंपल सा है वेस्कुलर बंडल, अपन सब जानते हैं जाइलम फ्लोएम होते हैं। जाइलम कैसा होता है, फ्लोएम कैसा होता है, अपन पढ़ चुके हैं। तो फिर इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, वेस्कुलर बंडल के टाइप पढ़ना है। तो देखो आप ध्यान से सुनना, वेस्कुलर बंडल दो तरह के होते हैं। ये जो पहले दो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये वाला डायग्राम, ये वाला कहलाता है कॉन्जॉइंट। क्या कहलाता है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। और ये वाला जो वेस्कुलर बंडल है रेडियल। इसमें क्या फ़र्क है, इसको समझने के लिए मैं देखो दो सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, रेडियल वाले में मान लो यहाँ जाइलम है तो उसके पास में फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसे होंगे। मतलब एक रेडियस पर, मतलब एक बाउंड्री से अंदर जाने वाली लाइन पर या तो जाइलम होगा या फ्लोएम होगा। तो एक बार जाइलम, एक बार फ्लोएम, एक बार जाइलम, एक बार फ्लोएम। देखो यहाँ फ्लोएम, फिर जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, ऐसे। अगर ऐसा है तो इसे अपन कहेंगे रेडियल। देखो मैंने यहाँ लिख दिया अल्टरनेट जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और ऐसा होता है रूट के अंदर। किसके अंदर होता है, रूट के अंदर, चाहे वो डाइकॉट की रूट हो चाहे मोनोकॉट की। दूसरे वाले को समझने के लिए अपन फिर सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे सपोज करो कि ये फ्लोएम है तो फिर क्या होंगे, जाइलम, फ्लोएम और फिर जाइलम, फ्लोएम और फिर जाइलम। इसका मतलब एक रेडियस अगर मैं लूँ तो उस पे दोनों ही दिख जाएंगे, जाइलम भी दिखेगा, फ्लोएम भी दिखेगा। और यही वजह है इनको अपन क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट। मैंने एक बंडल बताया, देखो ये फ्लोएम और उसके जस्ट नीचे ही क्या है, जाइलम। जबकि यहाँ फ्लोएम अलग था, जाइलम अलग था, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं इसलिए इन्हें कॉन्जॉइंट कहते हैं। क्लियर। ऐसा किस में होगा, दो चीज़ों में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है और या फिर अपने किस में हो सकता है, लीफ में। ये मैंने ट्री लिख दिया है, यहाँ पे ट्री की जगह आप स्टेम कर लें। ठीक है, या तो अपने किस में होगा, स्टेम में होगा, और या फिर किस में होगा, लीफ में होगा। एक और चीज़ ध्यान से सुनना अच्छे से, जो कॉन्जॉइंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। किस बेसिस पर, क्या फ्लोएम और जाइलम के बीच में कुछ है या नहीं। जैसे इसमें कुछ भी नहीं है तो ये बाद में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो कर सकता। इसमें बीच में देखो कैम्बियम है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कैम्बियम। ठीक है, तो अगर बीच में है तो वो बाद में सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा, क्योंकि ये बाद में ग्रोथ शो कर सकता है तो ऐसे वाले को ओपन कहेंगे।
तो वो कॉन्जॉइंट जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है उसे ओपन कहेंगे, जिसमें नहीं है उसे अपन क्लोज कहेंगे। ओपन सिर्फ डाइकॉट स्टेम में होते हैं। किस में होते हैं? डाइकॉट स्टेम में। और क्लोज किस में होते हैं? मोनोकॉट स्टेम और लीफ और डाइकॉट लीफ में। अब एक एक करके करते हैं। रूट में कौन से होते हैं? रेडियल, ठीक है। फिर मोनोकॉट पे आते हैं। मोनोकॉट में हमेशा कौन से होंगे? क्लोज अपने कौन से होंगे? कॉन्जॉइंट वाले होंगे, क्लोज कॉन्जॉइंट। ये किस किस में? मोनोकॉट की रूट में तो यही होगा, ठीक है। मोनोकॉट की स्टेम और मोनोकॉट की लीफ दोनों में कौन सा होगा? क्लोज कॉन्जॉइंट होगा। डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट रूट में रेडियल, डाइकॉट लीफ जो होती है उसमें क्लोज और कॉन्जॉइंट, और डाइकॉट स्टेम में देखें तो कॉन्जॉइंट और ओपन होगा। कॉन्जॉइंट और ओपन जो होता है सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? डाइकॉट स्टेम में। रेडियल किस में होता है? किसी भी तरह की रूट में। बाकी सब में ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने था वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट अपन देखते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बारे में देखेंगे, फिर अपन डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, फिर डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ देखेंगे। एक एक करके अपन को सबकी एनाटॉमी करनी है, उनके ट्रांसफर सेक्शन थे। सबसे पहले अपन करेंगे डाइकॉट रूट की, और जो डाइकॉट रूट यहाँ दे रखी है वो है सनफ्लावर की रूट। तो एक बार देखो अपन डिस्क्रिप्शन से समझते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो होती है वो होती है एपिडर्मिस, उसे एपीब्लेमा भी कहते हैं। ये सिंगल लेयर पेरेनकाइमस सेल होती है, मतलब पेरेनकाइमा की बनी होती है, सिंगल लेयर होती है, और इसके ऊपर यूनिसेलुलर हेयर भी हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कॉर्टेक्स। बहुत सारी लेयर होती है कॉर्टेक्स में, और सारी की सारी सेल्स किसकी बनी होती है? पेरेनकाइमा की। ये मैं रूट के कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूँ। जब स्टेम का कॉर्टेक्स होगा तो वो अलग प्रॉपर्टी रखेगा। तो रूट का जो कॉर्टेक्स होता है वो सब के सब किसके बने होते हैं? पेरेनकाइमा के, और उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। फिर इधर सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी कॉर्टेक्स की उसे अपन क्या कहेंगे? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस बेरल शेप के स्ट्रक्चर की बनी होती है। बेरल मतलब जैसे ढोलक होती है ना, वैसे ऐसे शेप की, ऐसे शेप की सेल होती है, मतलब बीच में से फूली हुई होगी और ऐसे बेरल शेप की होती है। और इन बेरल शेप की सेल के बीचों बीच एक लेयर होती है जो सुबेरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सुबेरिन की। और ये पूरी लेयर कहलाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो पूरी एंडोडर्मिस में होती है, ठीक है। तो इनर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बेरल शेप की होगी, और ये जो बेरल शेप की सेल के बीच में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी जो कि सुबेरिन की बनी होती है। सुबेरिन एक मतलब ऐसा समझ लो ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से पानी पास नहीं कर सकता, जैसे कि लिग्निन से था, लेकिन यहाँ ये कैस्पेरियन स्ट्रिप लिग्निन की नहीं सुबेरिन की होती है। उसके बाद एंडोडर्मिस के अंदर कुछ लेयर्स जो होती है वो पेरीसाइकल की कहलाती है, और फ्रॉम इट वेस्कुलर कैम्बियम एंड लेटरल रूट अराइज। मतलब पेरीसाइकल वो जगह है जहाँ से बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के समय वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। और जैसे मान लो ये डाइकॉट की रूट है और ये मेन रूट है, फिर यहाँ से साइड में ब्रांचें निकलती है, जैसे सेकेंडरी रूट कहते हैं, फिर टर्सरी रूट कहते हैं। तो वो लेटरल रूट कहाँ से निकलती है? पेरीसाइकल से निकलती है। फिर वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कैसे टाइप के होते हैं? एक्सार्क टाइप के होते हैं। इसका मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। रेडियल मतलब जैसे ये सर्कल है तो यहाँ पर अगर जाइलम है तो यहाँ पर फ्लोयम, फिर जाइलम फिर फ्लोयम, ऐसे एक ही लाइन के अलोंग दोनों नहीं होते, ठीक है। 2 to 4 जाइलम होते हैं, मतलब जो जाइलम वाली लाइन है वो या तो 2 बनानी है या 4 बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं। पित्त। पित्त क्या होता है? जाइलम सबसे जो सेंटर स्ट्रक्चर होगा, अभी अपन इससे सारे पॉइंट को डायग्राम से भी समझेंगे, सबसे जो सेंटर में होगा वो पित्त होगा। अगर मोनोकॉट के कंपेयर में इसका पित्त मेजर करें तो वो छोटा पित्त होता है, ठीक है। ये भी पेरेनकाइमा सेल के बना होता है। और जाइलम फ्लोएम के बीच में कुछ और सेल भी होती है पेरेनकाइमा की, जिसे कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। एक और टर्म होती है स्टील। स्टील क्या होता है? तो पेरीसाइकल एंडोडर्मिस के अंदर अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो सब स्टील कहलाते हैं। तो एंडोडर्मिस के बाद क्या आया था? पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त, कंजक्टिव टिश्यू, ये सब मिलकर क्या बनाता है? स्टील। अब एक बार अपन इसे डायग्राम से समझते हैं। देखो ये सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, और इसे एपिब्लेमा भी कहते हैं। इससे ये निकले हुए क्या निकले हुए? अपने रूट हेयर निकले हुए। इसको थोड़ा अपन जूम कर लेते हैं समझने के लिए अच्छे से, ठीक है। फिर ये जो आप सारी सेल देख पा रहे हैं, ये सारी सेल, ये सारी की सारी सेल कौन सी है? कॉर्टेक्स है। क्या है? कॉर्टेक्स। उसके बाद क्या आता है? एंडोडर्मिस आता है। क्या आता है? एंडोडर्मिस।
उसके बाद में क्या आएगा, पेरिसाइकल आएगा। क्या आएगा, पेरिसाइकल। और उसके बाद में अपने आएंगे जाइलम और फ्लोएम। अब इसमें जाइलम कौन से हैं, ये है जाइलम, तो इस लाइन के अलोंग फ्लोएम नहीं है। ये भी जाइलम, ये भी जाइलम, ये भी जाइलम। फ्लोएम कौन से है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। तो जिस लाइन रेडियस के अलोंग फुल फ्लोएम है वहाँ जाइलम नहीं है, जहाँ जाइलम है वहाँ फ्लोएम नहीं है। इसीलिए ये वेस्कुलर बंडल कौन सा वेस्कुलर बंडल कहलाता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहलाता है। ये सबसे सेंटर में जो आप पेरेनकाइमस सेल का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं उसे पित्त कहते हैं, और ये बीच में जो यहाँ पर पेरेनकाइमस सेल है उसे कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो यही अपन ने डिस्क्रिप्शन में अच्छे से देखा था, और ये अभी अपन ने किससे समझ लिया है, डायग्राम से भी समझ लिया है। ठीक है, अब एक बार इसे अपन वापस थ्योरी से एक बार एनसीईआरटी से समझते हैं। आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा कहलाती है, उससे यूनिसेलुलर रूट हेयर निकलते हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स होता है जिसमें सेवरल लेयर होती है, थिन वॉल्ड पेरेनकाइमस सेल होती है, इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं, और ये जो लेयर होती है वो कैसे शेप की होती है, बैरल शेप की होती है। मैंने पहले भी बोला है बैरल शेप की होती है, लेकिन एक ही लेयर होती है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इसकी जो टेंजेंशियल और इनर रेडियल वॉल है, जैसे देखो अपन कोई ऐसा पहले बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये अपन ने बनाया बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसकी रेडियल वॉल मतलब ये वाली वॉल, ठीक है, और टेंजेंशियल वॉल मतलब ये वाली वॉल। इन वाली वॉल पर क्या इकट्ठा होता है, सुबेरिन वैक्स जैसा एक सब्सटेंस इकट्ठा होता है। इसकी वजह से जैसे सपोज करो कि ये एंडोडर्मिस की पूरी लेयर है, तो इसमें हर सेल में ऐसे इकट्ठा होता है एक लेयर बन जाती है, और इसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या कहेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप। नेक्स्ट है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप एक सेल में नहीं होगी, बाकी सब में होगी। जैसे मान लो ये पूरा एंडोडर्मिस की एक लेयर है, तो इसमें हर जगह कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी सिवाय एक सेल को छोड़कर, और वो एक सेल पैसेज सेल कहलाती है, जहाँ से पानी इधर उधर जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप हो गई, एंडोडर्मिस हो गई। एंडोडर्मिस के अंदर एक और लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, पेरिसाइकल। फ्यू लेयर्स हो सकती है, पेरेनकाइमा की बनी होती है। और देखो क्या कह रहा है, लेटरल रूट यहीं से निकलती है, वेस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ में चाहिएगा वो भी यहीं से निकलता है। सबसे अंदर की तरफ इनकॉन्स्पिक्यूअस का क्या मतलब होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो, तो स्मॉल पिथ होता है। ठीक है, फिर वो भी किसका बना होता है, पेरेनकाइमा का बना होता है। सबसे अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये इस वाली जगह पर और भी स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। और एक डेफिनेशन, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, जिसमें पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त और कंजक्टिव टिश्यू आएंगे, उसे अपन स्टील कहेंगे। अब है अपने मोनोकॉट रूट। देखो मोनोकॉट रूट, आपको एक रूट याद करनी है, एक को आपको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंसेज याद रखना है। तो अब अगर मैं मोनोकॉट रूट को देखता हूँ, तो मोनोकॉट रूट में भी बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस है, इसमें भी क्या निकला हुआ है, रूट हेयर, इसमें भी बाद में क्या है, कॉर्टेक्स है, इसमें भी एंडोडर्मिस है, इसमें भी पेरिसाइकल है, इसमें भी फ्लोएम है, इसमें भी जाइलम फ्लोएम दोनों है। जाइलम दो तरह के है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। इसमें भी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर, मतलब ये भी एक्सार टाइप का है। इसमें भी पित्त है। तो ऐसे देखें तो सारे स्ट्रक्चर सेम है। अब अलग क्या है, उन पे फोकस करते हैं। तो देखो अलग, एक तो आप ये देख पा रहे हैं, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में ये जो जाइलम वाले जो बंडल थे वो कितने थे, 4, 2 या 4 हो सकते हैं। यहाँ पर 6 से ज़्यादा होंगे। जैसे इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 6 से ज़्यादा होने चाहिए, ये याद रखना आप। ठीक है, तो पहला है वेस्कुलर बंडल, डाइकॉट में 2 to 4 थे, जबकि मोनोकॉट में पॉलीआर्क होते हैं, मोर देन 6 होते हैं। एक वहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि पेरिसाइकल से, देखो अभी अपन ने यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिखा था कि पेरिसाइकल से वेस्कुलर कैम्बियम बन सकता है, और ये वेस्कुलर कैम्बियम जो बनेगा वो फिर बाद में सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ कोई वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनने वाला, नो वेस्कुलर कैम्बियम इन पेरिसाइकल, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। और क्या डिफरेंस है, यहाँ का पित्त इस डायग्राम में तो क्लियर नहीं लग रहा, लेकिन ये पित्त कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ा होता है। इस डायग्राम में हो सकता है आपको छोटा दिखे, लेकिन ये पित्त ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा डेवलप होगा कंपेरेटिवली डाइकॉट के। तो डाइकॉट का पित्त स्मॉल होता है, मोनोकॉट का पित्त लार्ज होता है। बस अपने मोनोकॉट रूट भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं डाइकॉट स्टेम। अगेन पहले अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो डाइकॉट स्टेम को सबसे बाहर की तरफ अपने क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है,
उससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। ये रूट हेयर नहीं है, ये स्टेम के ऊपर रहती है ना, ट्राइकॉम्स कहते हैं। और अगर अपन इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो देखो इसमें यहाँ पर ऐसे लाइंस दिख रही है, इसका मतलब ये मल्टी सेलुलर है। कैसे है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके नीचे एक और लेयर, अब यहाँ पर क्या है, कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। सबसे बाहर जो कॉर्टेक्स की लेयर होती है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। उसके बाद पेरेन्काइमा की एक लेयर होगी और सबसे अंदर एक लेयर होगी जो क्या होगी? एंडोडर्मिस। यहाँ जो कॉर्टेक्स है, रूट में अपन ने देखा था कि कॉर्टेक्स पूरा ही पेरेन्काइमा का बना हुआ है, जबकि यहाँ हाइपोडर्मिस जो होती है वो कोलेनकाइमा की बनी होती है। ये बीच वाला लेयर पेरेन्काइमा का बना होता है। एंडोडर्मिस जो होती है वो एक और स्ट्रक्चर, अपने एंडोडर्मिस भी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर अपन देखो, उसके अंदर पेरीसाइकल है। अगर रूट में आपने देखा था तो पेरीसाइकल पूरे एक सर्कल में थी, यहाँ पर पेरीसाइकल सिर्फ वेस्कुलर बंडल के ऊपर ऊपर होगी। जहाँ वेस्कुलर बंडल है उसके ऊपर पेरीसाइकल होगी, हर जगह नहीं होगी। जैसे ये वेस्कुलर बंडल है, ये ऊपर पेरीसाइकल, ये वेस्कुलर बंडल ऊपर पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल ऊपर पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल ऊपर पेरीसाइकल, ठीक है। और क्या डिफरेंस है इसमें देखो, यहाँ पर ये अपन जाइलम वाला पार्ट बना रहे और इसके ऊपर ही फ्लोयम भी बना रहे। इसका मतलब जाइलम फ्लोयम एक ही लाइन के अलोंग है, तो इसे अपन कौन से हो गए? ये कॉन्जॉइंट हो गए। जबकि रूट में अपन ने देखे थे जाइलम फ्लोयम कैसे थे? रेडियल टाइप के थे, ठीक है। पित्त यहाँ पर भी होता है, ठीक है। एक यहाँ पर जाइलम के बीच में जो ऐसे सेल्स होती है उनको अपन कहते हैं मेड्यूलरी रे। ये मेड्यूलरी रे वाला पॉइंट अपन उधर इस्तेमाल नहीं करते, किसके अंदर? रूट के अंदर। तो एक बार अपन थ्योरी से समझते हैं और फिर अपन एक एक करके करते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्यूटिकल भी हो सकती है इसके ऊपर, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है। इसके ऊपर ट्राइकॉम मतलब मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं और स्टोमेटा भी हो सकता है। कॉर्टेक्स जो होती है वो 3 लेयर में अरेंज होती है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है वो अपने किसकी बनी होती है? कोलेनकाइमा की, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। कॉर्टिकल लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा की। एंडोडर्मिस भी पेरेन्काइमा की बनी होती है और उसमें स्टार्च ग्रेन वगैरह होते हैं, ठीक है। और पेरीसाइकल जो होता है वो किसकी बनी होती है? सेमी लूनर पेचेज होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के। अपन जानते हैं कॉर्टेक्स और पेरीसाइकल मिलाकर क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू। तो यहाँ ग्राउंड टिश्यू में देखो कोलेनकाइमा सेल भी आ गई, पेरेन्काइमा सेल भी आ गई, स्क्लेरेनकाइमा सेल भी आ गई। जबकि रूट में कॉर्टेक्स पूरा पेरेन्काइमा का और पेरीसाइकल भी पेरेन्काइमा का, मतलब उसका जो ग्राउंड टिश्यू होता है रूट के केस में वो पेरेन्काइमा का बना होता है। यहाँ तीनों लेयर होती है। किस में तीनों लेयर होती है? डाइकोट के ग्राउंड टिश्यू में तीनों तरह के वो होते हैं, क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू होते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा कहाँ होगा? हाइपोडर्मिस में। पेरेन्काइमा कहाँ होगा? कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस में। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ होगा? पेरीसाइकल में, ठीक है। क्योंकि पेरीसाइकल रिंग के फॉर्म में नहीं है इसलिए पेरीसाइकल यहाँ लिखा हुआ है, सेमी लूनर पैचेज है और सिर्फ किस किस के ऊपर है? फ्लोयम के ऊपर है। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? अभी अपन ने देखे कॉन्जॉइंट टाइप के। एक आप इस डायग्राम में आराम से देख पा रहे हैं, ये फ्लोयम है, ये जाइलम वाला पार्ट है और इसके बीच में क्या है? कैम्बियम। तो जिसके बीच में कैम्बियम होता है वो ओपन टाइप का होता है और जब नहीं होता है तो वो कौन से होते हैं? क्लोज टाइप के। तो कॉन्जॉइंट तो है लेकिन साथ में ओपन टाइप के। और जाइलम कैसे है? एंडार्च टाइप के। एंडार्च टाइप का मतलब क्या होगा? इसमें अगर ये सर्कल बनाऊं तो बड़े वाले जो जाइलम होते हैं वो बाहर की तरफ, छोटे वाले कहाँ होते हैं? अंदर की तरफ। जबकि रूट में उल्टा था, छोटे वाले अंदर की बाहर की तरफ थे और बड़े वाले कहाँ थे? अंदर की तरफ। तो वहाँ प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ था तो वहाँ अपन ने लिखा था कि रूट हमेशा कैसी होती है? एग्जार्च। स्टेम हमेशा कैसा होगा? एंडार्च टाइप का होगा, ठीक है। वेस्कुलर बंडल यहाँ पर एक पूरे रिंग के फॉर्म में अरेंज है। देखो ये पूरा एक रिंग बन रही है पूरी, ठीक है। जब अपन मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल देखेंगे तो वो ऐसे रैंडमली स्कैटर्ड होंगे। फिर है मेडुलरी रे, ये क्या होती है? पेरेन्काइमस सेल होती है, रेडियली अरेंज होती है, किसके बीच में? जाइलम के बीच में। पित्त अभी अपन ने देखा राउंड, वो बीच का जो सेंटर वाला स्पेस होता है वो पित्त कहलाता है, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो यहाँ पर अपन इनमें भी पढ़ लेते। देखो एक दो लाइन है, जैसे हाइपोडर्मिस होती है वो कोलेनकाइमा सेल की बनी होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनाती है। कॉर्टिकल सेल जो होती है वो राउंड थिन वॉल पेरेन्काइमस सेल होती है। इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे एंडोडर्मिस कहते हैं, उसमें स्टार्च शीथ होती है।
पेरीसाइकिल देखो क्या है, पेरीसाइकिल जो होती है वो फ्लोएम के ऊपर होती है सेमिलूनर पैचेस के फॉर्म में, स्क्लेरेनकाइमा की होती है, ठीक है। मेडुलरी रेज होती है वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में, वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना। कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं, ओपन क्यों हैं, क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। एंडार्च टाइप का प्रोटोजाइलम होता है, मतलब प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। पित्त भी होता है इसमें। अब बात आती है मोनोकॉट की। अगेन अपन को मोनोकॉट नहीं समझना है, सिर्फ डाइकॉट से कंपेयर करना है। तो इस डायग्राम में देखो साफ कंपैरिजन दिख रहा है। यहाँ पर एपिडर्मिस है, यहाँ पर भी थी, वहाँ पर भी थी, हाइपोडर्मिस इसमें भी है, लेकिन उसके बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा, सब कुछ ऐसे अनडिफ्रेंशिएशन सा है। जबकि वहाँ पर 3 अलग अलग रीजन थे, यहाँ सब कुछ ऐसे मतलब अनडिफ्रेंशिएट है। यहाँ पर ना तो पिथ है, ना पेरीसाइकल है, ना कॉर्टेक्स कुछ अलग से लेयर के फॉर्म में दिख रहा है, ना एंडोडर्मिस है, कोई लेयर नहीं दिख रही। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद सब कुछ अनडिफ्रेंशिएट है। वेस्कुलर बंडल भी आप देख पा रहे हो इस वाले डायग्राम में, और अच्छे से देख पा रहे हो, सब बिखरे हुए से, और साथ में अलग अलग साइज के भी है। जो सेंटर की तरफ है वो बड़े हैं, बाहर की तरफ जो है वो छोटे हैं। जबकि यहाँ वेस्कुलर बंडल सिर्फ एक लाइन के अलोंग अरेंज थे और सब सेम साइज के थे, ठीक है। और यहाँ जो वेस्कुलर बंडल होंगे उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होगा, इसका मतलब वो क्लोज टाइप के होंगे, ठीक है। तो देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है। मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, जबकि डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की थी, ठीक है। डाइकॉट में देखो अपन कहाँ पे गए, ये डाइकॉट में हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, कोलेनकाइमा की बनी होती है। जबकि यहाँ पर किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेनकाइमा की। मैंने थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, आप इसे सही कर लेना। डाइकॉट में किसकी बनी होती है, कोलेनकाइमा की बनी होती है, ठीक है। एक अपने यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना होता है, पेरेनकाइमा का बना होता है, ठीक है। मतलब वो बीच में कुछ पता ही नहीं चलता। एक बार हाइपोडर्मिस को आप इग्नोर कर दो, वैसे हाइपोडर्मिस भी ग्राउंड टिश्यू में आता है, लेकिन आप उसे एक बार इग्नोर कर दो तो पीछे का पूरा रीजन जो है वो पेरेनकाइमा का बना हुआ है। पित्त नहीं है यहाँ पर, कॉर्टेक्स नहीं है यहाँ पर, पेरीसाइकल नहीं है यहाँ पर, एंडोडर्मिस नहीं है यहाँ पर, मेडुलरी रे नहीं है, ये सब एब्सेंट है, जबकि वो सब प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल स्कैटर है, जबकि वहाँ पर कैसे थे, रिंग पैटर्न में। इक्वल साइज के थे वहाँ पर या अनइक्वल साइज के। कॉन्जॉइंट यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ कॉन्जॉइंट के साथ ओपन था, यहाँ क्लोज है। एंडार्च यहाँ पर भी है, एंडार्च वहाँ पर भी है। कुछ वाटर फील्ड कैविटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में होती है, डाइकॉट में नहीं होती। और एक फ्लोयम में फ्लोयम पेरेनकाइमा नहीं होता, ठीक है। फ्लोयम में क्या नहीं होता, फ्लोयम पेरेनकाइमा नहीं होता। यही पॉइंट मैंने यहाँ अंडरलाइन किए हुए, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है लीफ। अब लीफ अपने दो है, एक है डाइकॉट लीफ और एक मोनोकॉट लीफ। अपन डायग्राम से समझते, देखो सबसे पहले है डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ जो होती है डॉर्सी वेंट्रल होती है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब अगर मैं ये लीफ बनाऊं तो इसकी एक सरफेस ऊपर की तरफ होगी और एक नीचे की तरफ होगी, इस तरीके से होगी, मतलब लाइट जनरली ऊपर वाली सरफेस पर ही गिर रही है। जबकि मोनोकॉट की जो लीफ है वो आइसोबाइलेटरल लीफ है। आइसोबाइलेटरल मतलब जैसे ये पेड़ है, इसकी लीफ कुछ ऐसे लगी हुई होगी, इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही तरफ क्या होगी, सनलाइट गिर सकती है, ठीक है। अब अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखो सबसे बाहर की तरफ ये एक लेयर दिख रही है, अगेन ये क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। लीफ के केस में एपिडर्मिस दोनों तरफ होती है, ठीक है। इसीलिए ऊपर वाली एपिडर्मिस को कहते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, नीचे वाली को कहते हैं एबेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाली पर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है तो जनरली ऊपर वाली पर या तो स्टोमेटा नीचे वाले के कंपेयर में कम होंगे या होंगे ही नहीं, जैसे इस डायग्राम में सो ही नहीं कर रखे। लेकिन नीचे वाली पर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते भी हैं और ऊपर वाली में भी है तो उससे ज़्यादा नंबर में होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सबसे पहली लेयर कौन सी थी, एपिडर्मिस, जो दोनों तरफ होती है। उसमें स्टोमेटा हो भी सकते हैं, नहीं भी, ऊपर वाली में, नीचे वाली में हमेशा ही होंगे। उसके ऊपर एक और लेयर हो सकती है जिसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल, वो नीचे भी हो सकती है। अगर क्यूटिकल है तो ऊपर ज़्यादा थिक क्यूटिकल होगी, क्योंकि क्यूटिकल का काम होता है ट्रांसपीरेशन से बचाना। ऊपर वाली पर लाइट गिरेगी, देखो आप हर चीज़ अगर सोचोगे तो आप आराम से आंसर दे पाओगे, तो उधर ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ बीच में जो भी टिश्यू है, ये पूरा टिश्यू, ये वेस्कुलर बंडल के अलावा जो भी है, इसे अपन क्या कहेंगे, मीजोफिल। ये एक तरह का ग्राउंड टिश्यू समझ लो। और ये फोटोसिंथेसिस करवाता है, पेरेनकाइमा का बना होता है, और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और यहाँ सेंटर में क्या है, एक वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ आप देख पा रहे हो एक कवरिंग भी होती है जिसे क्या कहते हैं, बंडल सीथ कहते हैं।
और इसमें वेस्कुलर बंडल में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कॉन्जॉइंट टाइप के होते हैं और साथ में क्लोज होते हैं। क्लोज होते हैं इसका मतलब वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता। लीफ कभी भी चाहे डाइकोट हो मोनोकोट हो कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करती, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मीजोफिल, मीजोफिल दो तरह के होते हैं। देखो एक लंबे लंबे से मीजोफिल दिख रहा है और एक गोल गोल से दिख रहा है। जो लंबे वाले हैं वो पेलिसेड मीजोफिल, जो कि किस तरफ होंगे, एडेक्सियल की तरफ होंगे। और जो दूसरे वाले गोल गोल से है वो स्पंजी मीजोफिल, और वो किसकी तरफ होंगे, एबेक्सियल की तरफ होंगे। स्पंजी वाले के बीच बीच में गैप भी है, इसमें एयर कैविटी बनती है ताकि स्टोमेटा गैस एक्सचेंज कर सके। एकदम सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं। अब अपन मोनोकॉट से कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पर भी एपिडर्मिस है दोनों तरफ, यहाँ पर भी एपिडर्मिस थी दोनों तरफ, ठीक है। थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, दोनों तरफ इधर भी है इधर भी है। उसमें भी ऊपर क्यूटिकल है, इसमें भी ऊपर क्यूटिकल है, नीचे क्यूटिकल है। लेकिन क्योंकि ये आइसोबाइलेटरल है तो इसमें एडेक्सियल और एबेक्सियल दोनों पर स्टोमेटा होंगे, इधर भी होंगे इधर भी, जबकि यहाँ मोर स्टोमेटा कहाँ थे, एबेक्सियल पे थे। बीच वाला रीजन इसमें भी मीजोफिल ही कहलाता है, लेकिन यहाँ मीजोफिल डिफ्रेंशिएट था दो तरह की सेल में, पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा। यहाँ ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सारी मीजोफिल्स एक ही तरह की, ठीक है। इसमें भी वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं कॉन्जॉइंट टाइप के होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। हाँ एक इसमें वेस्कुलर बंडल जो होंगे इक्वल साइज के नहीं होंगे। डाइकॉट में, डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल जो होंगे वेन की साइज पे डिपेंड करते हैं। तो जनरली डाइकॉट लीफ जो होती है वो रेटिकुलेट वेनेसन शो करती है, जिसमें एक मेजर रिब होती है, फिर साइड में ब्रांच होती है, फिर उससे और निकलेगी। तो ये जो जितनी वेन की साइज, जैसे बड़ी वेन दिख रही है तो वेस्कुलर बंडल यहाँ पर कट करोगे तो बड़ा दिखेगा, यहाँ छोटा दिखेगा और छोटा दिखेगा। जबकि मोनोकॉट में जो वेनेशन होती है आपको पता हो तो पैरेलल वेनेशन होती है, और पैरेलल वेनेशन में सारी वेन एक जैसी होती है तो सारे वेस्कुलर बंडल भी एक जैसे होंगे, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ अलग है नहीं। तो ये अपने जाइलम और मोनोकॉट और डाइकॉट की क्या थी, लीफ थी। एक बार रीड कर लेते जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो डाइकॉट की रूट लीफ डॉर्सी वेंट्रल होती है। एपिडर्मिस, मीजोफिल और वेस्कुलर बंडल तीन ही स्ट्रक्चर होते हैं। एपिडर्मिस दोनों तरफ होती है, एडेक्सियल की तरफ, एबेक्सियल। ऊपर वाली एडेक्सियल, नीचे वाली एबेक्सियल। अगर आप एग्जाम में भूल जाओ एडेक्सियल कौन सी है एबेक्सियल कौन सी है, तो जनरली जब अपन कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नीचे वाली साइड वेंट्रल, ऊपर वाली साइड डॉर्सल होती है। तो डी किसकी स्पेलिंग में आ रहा है, एडेक्सियल में, तो वो ऊपर वाली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्यूटिकल होती है, ठीक है। उसके बाद एबेक्सियल वाली पर क्या होते हैं, मोर स्टोमेटा होते हैं। एडेक्सियल वाली पर या तो होते ही नहीं है या फिर कम स्टोमेटा होते हैं। उसके बाद बीच का टिश्यू क्या कहलाता है, मीजोफिल, जो दो तरह के स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है, पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पंजी पेरेन्काइमा। उसके बाद अपन को वेस्कुलर बंडल के अपन को पॉइंट याद करने। वेस्कुलर बंडल की साइज अलग अलग होगी और डिपेंड करेगी साइज ऑफ वेन पे। बड़ी साइज तो बड़ा वेस्कुलर बंडल, छोटी साइज तो छोटा। क्योंकि यहाँ रेटिकुलेट वेनेसन है तो वेन्स अलग अलग साइज की होगी, इसी वजह से वेस्कुलर बंडल भी अलग अलग साइज का होगा। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल सीथ सेल भी होती है। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। फिर आता है मोनोकॉट। मोनोकॉट की लीफ कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल होती है। यहाँ पर एपिडर्मिस पे दोनों तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल नॉन डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। पेलिसेड स्पंजी ऐसा नहीं होता। एक स्पेशल और होता है, यहाँ पर बुलीफॉर्म सेल्स होती है। किसके अंदर, मोनोकॉट के अंदर, और वो भी कुछ ग्रास में। देखो क्या लिखा हुआ, सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस। एडेक्सियल मतलब ऊपर की तरफ। वेन मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू अ लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, जिसे बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। जब ये सेल वाटर एब्जॉर्ब करती है तो टर्जिड हो जाती है, इससे लीफ ऐसे मतलब एक्सपोज रहती है। और जब इन सेल में मतलब फ्लैसिड आता है, मतलब पानी लॉस हो जाएगा। पानी लॉस कब होगा, जब पानी की कमी होगी, तो फिर ये ऐसे लीफ जो होगी ऐसे सीधी की जगह ऐसे नीचे से की तरफ हो जाएगी या फिर ऐसे रोल हो जाएगी, जिससे ज़्यादा सनलाइट नहीं गिरती। तो बुलीफॉर्म सेल्स जो होती है एक तरीके से पानी के लॉस को कम करवाने में हेल्प करती है। डाइकॉट लीफ जो थी वो रेटिकुलेट वेनेसन की थी। ये कौन से वेनेसन की है, पैरेलल वेनेसन की है। यहाँ का जो वेस्कुलर बंडल होता है सब सेम साइज के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वेन लगभग सेम होती है। हाँ हो सकता है कि एक मेन वेन हो वो थोड़ी ज़्यादा हो, पर जनरली बाकी सब सेम साइज के होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने एनाटमी पूरी हो गई किसकी, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। अब लास्ट टॉपिक है अपने जो कि कौन सा है, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। तो जब एक प्लांट बनता है तो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होती है वो उसके एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है, और एपिकल मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रोथ होती है उसमें उसके सारे पार्ट लेंथ वाइज क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस ग्रोथ को कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद में स्पेशली डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में ही एक और तरह की ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होती, डाइकॉट लीफ में नहीं होती। तो उनमें क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या होगा, ग्रिथ में ग्रोथ होगी। ग्रिथ बोले तो चौड़ाई बढ़ने लगेगी। तो मोस्ट डाइकॉट प्लांट एग्जिबिट एन इंक्रीज इन ग्रिथ, दिस इंक्रीज इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। उसे अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ से लेंथ बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ से ऐसे विड्थ बढ़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने द टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ। जो टिश्यू इन्वॉल्व होंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे सेकेंडरी टिश्यू। कौन कौन से होते हैं वो, जनरली दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर काम में लिए जाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अब इसमें से वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा कैसे। तो देखो अपने चैप्टर के स्टार्ट में भी किया था, पहले मेरिस्टेम में होता है, फिर उससे क्या बनता है, परमानेंट, और परमानेंट से वापस क्या बन जाता है, मेरिस्टेम। जो पहले मेरिस्टेम होता है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। जो बाद में बनता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ से बनता है, जो परमानेंट टिश्यू होता है उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो मेडुलरी रे के डी डिफ्रेंशिएशन से बनेगा, और कॉर्क कैम्बियम जो है वो कॉर्टेक्स के डी डिफ्रेंशिएशन से बनेगा। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो भी क्या कराएगी, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी, और कॉर्क कैम्बियम जो है वो भी सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी। अब इसको अपन पहले इस डायग्राम से समझते हैं। देखो ये अपने वेस्कुलर बंडल थे, ठीक है, उसमें से जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं वो कौन सा होगा, फ्लोयम, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो कौन सा है, अपने जाइलम। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो लाइट ब्लू कलर की लाइन दिख रही है जो कि बेसिकली क्या कहलाती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। क्या कहलाती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो इसी कलर की बना रखी है ये पहले से होती है। अब क्योंकि ये पहले से है इसका मतलब ये कौन सा है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। कौन सा है, प्राइमरी मेरिस्टेम। हालांकि ये सेकेंडरी ग्रोथ में ये भी पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। फिर इसके बीच में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बीच में जो गैप होता है ये बढ़ने लगता है सेकेंडरी ग्रोथ के समय। ये जो है इसे कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो पहले से कौन सा होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, फिर बीच बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। अब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा कहाँ से, तो यहाँ पर जो पहले से सेल है, यहाँ कौन सी सेल होती है वेस्कुलर बंडल के बीच में, मेडुलरी रे। तो मेडुलरी रे की जो सेल होती है वो डी डिफ्रेंशिएट होकर वापस क्या बना लेती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना लेती है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कहलाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो पहले से होता है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये पूरी एक रिंग बन जाएगी, और ये क्या कहलाएगी, फेसिकुलर कैम्बियम रिंग कहलाएगी। ठीक है, इसमें से जो इंट्रा वाला है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इंटर वाला जो होता है वो मेडुलरी रे के डी डिफ्रेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। ठीक ऐसे कैसे, देखो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये क्या होगी, एंडोडर्मिस, और सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस। एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो होता है वो क्या कहलाता है, अपना ग्राउंड टिश्यू होता है, और उसमें भी क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स के अंदर जो अपने सर्टेन सेल्स होगी वो डी डिफ्रेंशिएशन करके फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगी, और यहाँ जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगी उसे अपन कहेंगे कॉर्क कैम्बियम। क्या कहेंगे, कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर बंडल के पास में बनता है जो वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ जो बनेगा वो कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम भी बाद में क्या कर, रिंग भी क्या करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी, और ये भी क्या कराएगी, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी। तो सेल ऑफ कॉर्टेक्स डी डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी कहते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ में कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इसमें से कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, और ये कौन सा होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है,
स्टेम के केस में जो सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाले सारे टिश्यू जो होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं होते, क्योंकि ये वाला कैसा है, प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन रूट के अंदर जब अपन देखेंगे तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाले सारे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम ही होंगे या सेकेंडरी टिश्यू ही होंगे। ठीक है, अब एक एक करके अपन पढ़ते। देखो ये जो अभी अपन ने पढ़ा है वही वापस लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। देखो यहाँ पर कटिंग ऑफ का मतलब होता है बीच में डिवाइड करके ग्रो करना। तो जहाँ पर भी अब कटिंग ऑफ आएगा मतलब वहाँ ग्रो करके क्या बनाता है, तो कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। और जाइलम एंड फ्लोएम वो कौन सा होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है। इन यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पेचेज एज अ सिंगल लेयर। सिंगल लेयर के फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, बाद में ये कंप्लीट एक रिंग बना लेता है। जो सिंगल लेयर में पहले से प्रेजेंट होता है वो सेल इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है और वो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है। अब पूरी रिंग कैसे बनती है देखो, इन डाइकॉट स्टेम द सेल ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, उसे कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। उसके बाद क्या होगा, द सेल्स ऑफ मेडुलरी रे जो उसके जस्ट पास में होती है वो क्या करती है, मेरिस्टेमेटिक बन जाएगी और क्या बनाएगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। पहले से होती है जो इंट्राफेसिकुलर, जो किसके बीच में होती है, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में। प्राइमरी जाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। ठीक है, उसके बीच में जो जो होगी वो तो क्या होगी, इंट्रा, और फिर यहाँ पर और बन जाएंगे इंटर, और पूरी क्या बन जाएगी, रिंग। ठीक है, दिस थस अ कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड। अब देखते हैं कि ये जब रिंग बन जाएगी तो क्या करेगी। इसको देखो आप एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। ये अपने वो पूरी रिंग बन गई, तो रिंग ऊपर की तरफ भी कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी और नीचे की तरफ भी क्या करेगी, कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी। अब इसे समझने के लिए ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये अपने क्या है, जो वेस्कुलर बंडल थे, और इनके बीच में ये पूरी रिंग बन गई। इसमें बाहर की तरफ जो है वो क्या है, प्राइमरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ जो है वो क्या है, प्राइमरी जाइलम। अब इसके बीच में जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ प्राइमरी फ्लोएम की तरफ भी होगी और प्राइमरी जाइलम की तरफ भी होगी। लेकिन ये जो कैम्बियम रिंग होती है अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होती है। इसका मतलब अंदर की तरफ ज़्यादा लेयर बनाएगी, बाहर की तरफ क्या बनाएगी, कम लेयर बनाएगी। ठीक है, देखते हैं। देखो, कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगन्स टू कट ऑफ न्यू सेल। मैंने अभी बताया कट ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या है, नई सेल बनाने से, ग्रोथ करने से। तो बिगन्स टू कट ऑफ मतलब ग्रो करने लगती है। बोथ टूवर्ड्स द इनर एंड आउटर साइड, दोनों तरफ करेगी, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। अब देखो ये अपने अंदर की तरफ होता है पित्त, ये वेस्कुलर बंडल, ठीक है, और ये वो कैम्बियम रिंग। अंदर की तरफ जो करेगी बोले तो जाइलम की तरफ जो बनाएगी वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, बाहर की तरफ जो बनाएगी वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। तो सेकेंडरी फ्लोएम किस किस के बीच में होंगे, प्राइमरी फ्लोएम और वेस्कुलर कैम्बियम के बीच में। और सेकेंडरी जाइलम किसके बीच में होंगे, कैम्बियम और प्राइमरी जाइलम के बीच में। ठीक है, तो दोनों तरफ स्ट्रक्चर बनेंगे। द सेल्स कट ऑफ टूवर्ड्स द पिथ मतलब सेंटर की तरफ, वो सेकेंडरी जाइलम बना रही है, और जो पेरीफेरल बाहर की तरफ है वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। क्योंकि कैम्बियम जो होती है वो अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होती है, यही वजह है कि अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो है वो ज़्यादा है अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम के। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम धीरे धीरे क्या होता है, क्रस्ट हो जाते हैं, मतलब टूटने लगते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अंदर जाइलम ज़्यादा बनते हैं, उसकी वजह से बाहर की तरफ ये प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम क्या होते हैं, क्रस्ट होने लगते हैं, जबकि प्राइमरी जाइलम इंटैक्ट ही रहते हैं। ऐसा क्यों, देखो ध्यान से, ये कैम्बियम रिंग थी और यहाँ प्राइमरी जाइलम और यहाँ प्राइमरी फ्लोएम था, तो इधर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनते हैं, इधर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। जैसे जैसे ये ज़्यादा बनेंगे, ये तो अंदर की तरफ है तो इसको तो कोई तकलीफ नहीं है, किसको, प्राइमरी जाइलम को, लेकिन इसकी ग्रोथ की वजह से बाहर की तरफ प्रेशर लगने लगता है, जिसकी वजह से प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम क्रस्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे डेवलप होगा पीछे क्या बचने लगेगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, सॉरी सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम बचेंगे। देखो लिखा हुआ ना, प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट। At some place, cambium form a narrow band of parenchyma which pass through secondary xylem and secondary phloem. कुछ कुछ बीच में देखो, जैसे ये कुछ जगह जो दिख रही है बीच बीच में, यहाँ पर कुछ पेरेनकाइमा सेल बन जाती है
और ऐसी सेल पहले भी वेस्कुलर बंडल के बीच में होती है, पहले होती है उसे अपन मेडुलरी रे कहते हैं, अब है तो इसे सेकेंडरी मेडुलरी रे कह देंगे। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम से एक बार वापस समझते हैं। देखो डायग्राम में ये जो ऊपर की तरफ ये दे रखा है ये क्या है अपने प्राइमरी फ्लोएम, ये नीचे जो दे रखा है ये प्राइमरी जाइलम, और बीच में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या दे रखा है अपने कैम्बियम। धीरे धीरे देखो ये कैम्बियम थोड़ा और थिक हुआ और एक पूरी रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया, ये कैम्बियम रिंग हो गई। अब कैम्बियम रिंग ने क्या किया, डिवाइड करना शुरू किया और ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया। अब इस स्ट्रक्चर को समझते, देखो अंदर की तरफ ये है प्राइमरी जाइलम, क्या है प्राइमरी जाइलम, उसके बाद क्या होगा सेकेंडरी जाइलम। देखो अपन ऐसे समझते हैं, ये है कैम्बियम रिंग, ये जो दिख पा रही है रेड कलर वाली ये कैम्बियम रिंग, और ये था प्राइमरी जाइलम। तो इन दोनों के बीच में ग्रोथ से क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, ये बन गया सेकेंडरी फ्लोएम, क्या बन गया सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और प्राइमरी फ्लोएम इसमें शो नहीं कर रखा, क्रस्ट हो जाता है इस वजह से। और ये जो लाइनें दिख रही है ये क्या है, सेकेंडरी मेडुलरी रे। ये दो स्ट्रक्चर, ये क्या है फेलम और फेलोजन, इसको अपन अगली वाली जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी जो कॉर्क कैम्बियम से होगी उसमें समझेंगे। अब उसमें आएंगे फेलम वर्ड भी आएगा और फेलोजन वर्ड भी आएगा। ठीक है, अब देखो अपना वेस्कुलर कैम्बियम की सेकेंडरी ग्रोथ समझने के बाद जो अगला टॉपिक है वो है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना चाहिए, जैसे सपोज करो ये अपना ग्लोब है और ये अपनी इक्वेटर है। ठीक है, तो इक्वेटर के आसपास जो रीजन होता है उसे अपन कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ कुछ ज़्यादा सीजन्स नहीं होती। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है वो टेम्परेट एरिया होता है, वहाँ पे सीजन ज़्यादा बनती है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है एनवायरनमेंट में, सर्दी गर्मी बार बार चेंज होती रहती है। तो अगला जो अपना टॉपिक है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, वो सीजन पे डिपेंड करेगा। तो ये दोनों वुड अगर आपको पूछे किस रीजन में ज़्यादा बनती है तो किस में बनेगी, टेम्परेट रीजन में ज़्यादा बनेगी। अब होगा क्या उसको समझते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है किस में, स्प्रिंग सीजन में। और जब ये ज़्यादा एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, मोर जाइलरी एलिमेंट बनाता है। लेकिन ये सारे जाइलरी एलिमेंट बन तो जाते हैं और पर इनकी वेसल्स थोड़ी वाइड वो कैविटी की होती है। इसको आप समझते हैं, देखो जैसे दो मैं आपके एग्जांपल देता हूँ, ये दोनों अपने वेस्कुलर क्या है कैम्बियम है। जब ये ज़्यादा एक्टिव होगा तो जो जाइलम बनाएगा उसकी वेसल्स ऐसे बड़ी बड़ी सी होगी, लेकिन जब ये कम एक्टिव होगा तो जो वेसल्स बनाएगा वो कैसी होगी, छोटी छोटी सी होगी। ठीक है, अब छोटी छोटी होगी तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल पास पास में, और थोड़ा डार्क अपीयरेंस आएगा। और इसमें कैसा अपीयरेंस आएगा, लाइट अपीयरेंस आएगा। तो स्प्रिंग सीजन में जाइलरी एलिमेंट ज़्यादा बनेंगे, वेसल्स वाइड होगी, जो वुड बनेगी वो लाइट इन कलर होगी और लो डेंसिटी की होगी। तो जैसे ये वाले डायग्राम में आप जो बीच में ये लाइटर पोर्शन देख पा रहे हो, ये लाइटर पोर्शन किस में बना है, देखो ये पोर्शन ज़्यादा ब्रॉड है। ज़्यादा ब्रॉड क्यों है, क्योंकि वाइडर वो वेसल्स थी, लेकिन कलर में कैसा है, लाइट है और इसकी डेंसिटी भी लाइट होगी। लेकिन जब ऑटम सीजन आएगी, ऑटम सीजन में ये एक्टिविटी कम हो जाएगी और इस वजह से जो वेसल्स बनेगी, वेस्कुलर कैम्बियम कम एक्टिव होगा और डार्क कलर का हाई डेंसिटी वुड बनेगी। देखो अगर आप अभी तक वुड में नहीं समझ पाए हो तो सेकेंडरी जाइलम भी क्या होती है, वुड होती है। अब सेकेंडरी जाइलम की वेसल्स कैसी बन रही है उसके बेसिस पर ये दो तरह की वुड है। अगर वेसल्स ब्रॉड बन रही है तो वो स्प्रिंग वुड कहलाएगी, वेसल्स नैरो बन रही है तो वो ऑटम वुड कहलाएगी। स्प्रिंग वुड जो होगी वो लाइट इन कलर होगी, ये डार्क इन कलर होगी। स्प्रिंग वुड जो होगी वो अपने बेसिकली क्या करेगी, ज़्यादा एरिया कवर करेगी। देखो ये ज़्यादा एरिया जो लाइट कलर का है ये स्प्रिंग वुड की वजह से, और बीच बीच में जो डार्क लाइन है वो ऑटम वुड की वजह से। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। देखो दो तरह की वुड होती है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। अगर कोई पूछे ये क्यों बनती है तो सीजन की वजह से बनती है। क्या होता है सीजन से, सीजन की वजह से क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी चेंज हो जाती है जिससे अपीयरेंस अलग अलग आती है। स्प्रिंग वुड जो होती है वो पहले बनती है, उसे अर्ली वुड कहते हैं। ऑटम वुड बाद में बनती है, उसे लेट वुड कहते हैं। स्प्रिंग सीजन में वेस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है, इसकी वजह से जो जाइलरी एलिमेंट है वो ज़्यादा बनते हैं और बड़ी कैविटी के बनते हैं। इससे लाइट कलर आएगा, लो डेंसिटी की वुड बनेगी। इससे डार्क कलर आएगा और हाई डेंसिटी की वुड बनेगी। अब एक और चीज़ सपोज करते हैं कि ये पहली रिंग जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बनी, तो ये बनी स्प्रिंग सीजन में, ये बनी होगी ऑटम सीजन में। ये वापस कब आई होगी,
स्प्रिंग सीजन में बनी होगी बीच वाली रिंग। तो एक साल में स्प्रिंग सीजन तो सिर्फ एक ही बार आती है। इसका मतलब है कि आप इन रिंग को काउंट करके ये बता सकते हो कि प्लांट की एज कितनी है। जैसे कि ये वाली एक लाइट रिंग और एक डार्क रिंग, ये दोनों मिलाकर क्या कहलाएगी? एनुअल रिंग। जो दो का सेट होगा वो एक साल का हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग वुड, फिर ये ऑटम वुड, ये स्प्रिंग वुड, ये ऑटम वुड, ये स्प्रिंग वुड, ये ऑटम वुड। तो एक स्प्रिंग और ऑटम वुड मिलके एक एनुअल रिंग बनाएगी। ठीक है, वापस बनाते हैं। स्प्रिंग ऑटम, स्प्रिंग ऑटम, स्प्रिंग ऑटम, ये स्प्रिंग, ये ऑटम, ये स्प्रिंग, ये ऑटम, ये स्प्रिंग, ये ऑटम। तो एक स्प्रिंग और एक ऑटम वुड बनाकर एक साल में बनती है। तो ये दूसरा, ये तीसरा। प्लांट कितने साल पुराना हो जाएगा? 3 साल पुराना हो जाएगा। यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। The two kind of wood that appear as alternate concentric rings constitute an annual ring, or annual ring seen in a cut stem given an estimate of age of tree. एक टर्म होती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिससे प्लांट की अपन एज बताते हैं और उसमें एनुअल रिंग्स क्या की जाती है? काउंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना एक और पॉइंट है हार्ट वुड और सेफ वुड। अब ध्यान से सुनना, ये क्या होती है? जैसे मान लो ये कोई पुराना स्टेम है, ठीक है, इसमें जो सबसे सेंटर में जो एरिया होगा, जो वुड होगी, वुड बोले तो सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, वो कंपेरेटिवली बाहर वाले एरिया के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का होगा। ठीक है, और सेंटर में काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का है, इस वजह से सेंटर को कहते हैं हार्ट। तो हार्ट ये कहलाएगी हार्ट वुड। क्या कहलाएगी? हार्ट वुड। और ये बाउंड्री वाली जो वुड है ये क्या कहलाएगी? सेफ वुड। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इस हार्ट वुड और सेफ वुड दोनों में वो एनुअल रिंग्स तो होगी, लेकिन आप पेरीफेरल रीजन और सेंट्रल रीजन, एक तो देखो ऐसे तो है ही है, जैसे इस वाले डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो, जैसे ये रिंग तो बनी हुई है, लेकिन आप सेंटर रीजन देखो, वहाँ पर रिंग है लेकिन वहाँ पर सेंट्रल रीजन में देखो एरिया कैसा है? कुछ ज़्यादा डार्क है। तो ये सेंट्रल जो ज़्यादा डार्क पूरा है, जिसमें भी दोनों रिंग दिख रही है, स्प्रिंग वुड की, ऑटम वुड की, और बाहर वाले में भी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की रिंग दिख रही है, लेकिन सेंटर में जो ये डार्क कलर का एरिया दिख रहा है इसे कहते हैं हार्ट वुड। और जो बाहर की तरफ जो होता है वो क्या कहलाता है? सेफ वुड। तो हार्ट वुड जो होता है वो डार्क कलर का होता है, सेफ वुड जो होता है वो लाइट कलर का होता है। हार्ट वुड वाटर कंडक्ट नहीं करता, ये वाटर कंडक्ट करता है। ये सेंटर में होता है, ये पेरीफेरल रीजन में होता है। ये ज़्यादा लिग्निफाइड और कंप्लीटली डेड होता है, जबकि इसमें जाइलम में कुछ सेल्स जो लिविंग होती है, इसमें अभी भी लिविंग होती है। जितना भी प्लांट में डिपोजिशन होते हैं, केमिकल रेजिन्स हो गए, ऑयल्स हो गए, गम्स हो गए, एरोमेटिक, टेनिन, वेनिन, जो भी, वो सब इस हार्ट वुड में डिपॉजिट होता है। ठीक है, सेफ वुड में कोई डिपॉजिट नहीं होता। एक बार वापस रीड करते देखो। इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ग्रेटर पार्ट मतलब जो सेंटर में है वो ज़्यादा जगह गिरेगा, इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज। ये देखो सारे सब्सटेंसेज डिपॉजिट होते हैं, इसकी वजह से ये वुड कंपेरेटिवली ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है, रेजिस्ट कर पाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह को। प्लांट भी तो इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो उससे बच पाएगी। और ये रीजन जो होगा कंप्लीटली डेड होगा, हाईली लिग्निफाइड होगा, इसे क्या कहेंगे? हार्टवुड कहेंगे। और हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, वाटर कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देगा। तो फिर पानी ऊपर नीचे कौन ले जाएगा? तो पेरीफेरल रीजन जो होगा, जिसे सेफ वुड कहते हैं, सेफ यहाँ पर लिक्विड को ही शो कर रहा है, ऐसी वुड जिससे सेप ऊपर चढ़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? सेप वुड। वो पेरीफेरल रीजन में होगा, लाइट इन कलर होगा, ठीक है, कंडक्शन भी कराएगा, मिनरल कंडक्शन, वाटर कंडक्शन कराएगा, और उसमें किसी भी तरह के केमिकल का कोई डिपोजिशन नहीं होगा। वापस रिपीट करते हैं। और एक और चीज़ मैं वापस बोल देता हूँ, बोथ हार्ट वुड और सेप वुड में एनुअल रिंग्स होती है। ठीक है, इसको एनुअल रिंग के साथ कंपेयर नहीं करना। एनुअल रिंग तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक ऐसे दिखती रहती है, ठीक है, ऐसे दिखने के बाद ये पूरा बन जाएगा। इसमें भी एक बड़ा इलाका ज़्यादा डार्क होगा और ये कम डार्क होगा। तो जो ज़्यादा डार्क सेंट्रल पार्ट है वो हार्ड वुड, बाहर वाला पार्ट सेफ वुड। हार्ड वुड जो होता है पानी कंडक्ट नहीं करता, ये पानी कंडक्ट करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट ही देता है सिर्फ। ये सेंटर में होगा, ये पेरीफेरल में होगा, ये कम्प्लीटली डेड है, इसमें कुछ लिविंग है, इसमें केमिकल डिपोजिट होते हैं, इसमें नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक है कॉर्क कैम्बियम। तो अभी अपन ने पढ़ा था दो तरह के सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम, अब क्वेश्चन उठता है कॉर्क कैम्बियम की नीड क्या है, तो इसको आप समझो। जैसे ये एपिडर्मिस है,
ठीक है, ये बीच का कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया, फिर एंडोडर्मिस हो गई या वेस्कुलर बंडल वगैरह हो गया। अब जब ये इलाका बार की तरफ ग्रो करेगा तो आप बताओ ये बार वाली लेयर पे स्ट्रेच पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है तो अब इसकी सेल कहाँ जाए, तो ये तो फटने लगेगा बार वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसे सोचो एक बड़े से पाइप के अंदर कुछ चीज़ बाहर की तरफ ग्रो कर रही, तो पाइप तो बाहर से फटेगा, फटेगा तो उसकी सेल को रिप्लेस कौन करेगा, तो वो करेगा कॉर्क कैम्बियम। कौन करेगा? कॉर्क कैम्बियम। एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि सेकेंडरी ग्रोथ हो ही क्यों रही है, तो जैसे ये स्टेम है, ये पतला है, अब इसे अगर और बड़ा ग्रो करना है तो इसमें जाइलम वाइलम भी ये क्या होनी चाहिए, वेसल्स भी बड़ी होनी चाहिए और ये और ज़्यादा नंबर में होनी चाहिए। इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है वेस्कुलर कैम्बियम में, वो और नए जाइलम बनाती है, जैसे सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। ठीक है, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देगी, वो और कंडक्ट भी करवाएगी, लेकिन उसकी ग्रोथ की वजह से बाउंड्री फटने लगती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए और सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है? कॉर्क कैम्बियम में होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज गिर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम द आउटर कॉर्टिकल रीजन और एपिडर्मल सेल जो होती है ब्रोकन होने लगती है और फिर उसे रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर से। हैंस सूनर और लेटर अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की नीड पड़ेगी जिसे कॉर्क कैम्बियम कहेंगे, और इसी कॉर्क कैम्बियम को क्या कहते हैं? फेलोजन कहते हैं। मैंने बोला था ना फेलोजन वर्ड आएगा, अब आप इसको समझे इस डायग्राम से। ये मान लो कि ये अपने स्ट्रक्चर था, ये बीच वाला कॉर्टेक्स है, तो इसमें एक लेयर बनती है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम। इसे कहते हैं फेलोजन। अगेन फेलोजन बाहर की तरफ भी ग्रो करती है, अंदर की तरफ भी ग्रो करती है या कट ऑफ होती है। सेम होगा जैसे वेस्कुलर कैम्बियम में था, अंदर की तरफ ज़्यादा करेगी, बाहर की तरफ कम करेगी। जो बाहर की तरफ लेयर बनाएगी उसे कॉर्क कहेंगे, अंदर की तरफ जो बनाएगी उसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहेंगे। कॉर्क जो होता है उसे फेलम कहते हैं और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म कहते हैं। तो अभी जो अपने पीछे एक डायग्राम था जिसमें मैंने कहा आपको बाद में बताऊंगा, उसमें फेलोजन लेबल किया हुआ था, फेलम लेबल किया हुआ था। फेलम कहाँ होगा? बाहर, फिर फेलोजन, उसमें एक लेबल नहीं था, फेलोडर्म भी होती है। और इन तीनों लेयर को मिलाकर कहते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म में तीनों पी आते हैं, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म। ठीक है, पहले क्या बनती है? फेलोजन बनता है, वो बाहर की तरफ भी सेल बनाता है, अंदर की तरफ भी बनाता है। अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाता है, बाहर की तरफ फेलम बनाता है, और इन तीनों लेयर को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पेरिडर्म। देखो लिखा हुआ है कि फेलोजन डेवलप होती है। अब फेलोजन जो होती है वो कपल ऑफ लेयर थिक होती है। इट इज मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगुलर सेल। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल ही है ये भी। फेलोजन कट ऑफ सेल ऑन बोथ साइड। कट ऑफ सेल मतलब दोनों तरफ। कट ऑफ का क्या मतलब होता है? ग्रो करना, दोनों तरफ ग्रो करेगी। द आउटर सेल डिफ्रेंशिएट इनटू कॉर्क और फेलम, और अंदर वाली सेल जो होगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म बनाएगी। द कॉर्क जो बाहर वाली जो है उसमें क्या होता है? सुबेरिन इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है? सुबेरिन, जिससे वो पानी के लिए क्या होती है? इम्परमिएबल हो जाती है। देखो ये वर्ड लिखा हो ना, इम्प्रीवियस। इम्प्रीवियस मतलब यहाँ से पानी नहीं गुजर सकता। और क्यों नहीं गुजर सकता? क्योंकि सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है। और द सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होती है वो पेरेनकाइमस होती है। ठीक है, अब वो कॉर्टेक्स का काम करेगी। फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म ये कलेक्टिवली क्या कहलाएगी? पेरिडर्म कहलाएगी। अब आगे देखो, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड अप एंड रिमेनिंग लेयर ऑफ पेरिफेरल फेलोजन एंड अल्टीमेट दीज लेयर डाई एंड स्लफ ऑफ। मतलब वो बाहर वाली लेयर क्या होती है? निकलने लगती है। उसको अपन पेड़ की छाल कहते हैं, जो बाहर की तरफ निकलती है ना, बार्क। तो बार्क क्या होता है? ध्यान से सुनना। ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, उसे अपन क्या कहते हैं? बार्क। ऐसा क्यों? देखो ध्यान से सुनो, ये वेस्कुलर कैम्बियम था। वेस्कुलर कैम्बियम ने ग्रो करके क्या किया था? सेकेंडरी फ्लोएम बनाया था, नीचे सेकेंडरी जाइलम बनाया था। नीचे वाले अंदर की तरफ वाले पार्ट पर कोई प्रेशर नहीं लगता, तो उसको ऐसे ही रखता है। अब बाहर की तरफ देखते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर पहले सिर्फ प्राइमरी फ्लोएम होता है, फिर इसकी ग्रोथ की वजह से बीच में सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। उसके बाहर क्या होता है? पेरिसाइकल। उसके बाहर क्या होता है? एंडोडर्मिस। अब उसके बाहर जो होता है प्राइमरी कॉर्टेक्स होता है। प्राइमरी कॉर्टेक्स में बीच में एक लेयर बनती है जिसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। ऊपर कॉर्क बनता है और नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर कौन कौन सी लेयर है? सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क। ये सारे स्ट्रक्चर कलेक्टिवली मिलकर क्या बनाती है? पेड़ की छाल बनाती है, बार्क बनाती है।
इसमें से दो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से विजिबल होंगे, एक पेरिडम जो कि कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स से मिलकर बनती है, फेलोजन, फेलोडम और फेलम से मिलकर बनती है, वो एकदम क्लियरली विजिबल होगी। प्राइमरी कॉर्टेक्स हो सकता है कि थोड़ा कटफट गया हो, नहीं हो अच्छे से, एंडोडर्मिस भी कटफट गया हो, पेरीसाइकल भी कटफट गया हो, प्राइमरी फ्लोएम तो पहले भी खराब होने लगता है, क्रस्ट होने लगता है, और सेकेंडरी तो ज़्यादातर बार्क में जो मेजर हिस्सा होता है वो पेरिडम और सेकेंडरी फ्लोएम ही बनाती है, लेकिन ये लेयर्स भी हो सकती है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब बार्क भी दो तरह की होती है, जो पहले बनती है वो अर्ली और सॉफ्ट बार्क कहलाती है, बाद में जो बनती है लेट और हार्ड बार्क कहलाती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ सारी लेयर्स के नाम बताओ जो बार्क में होती है, वो मैंने यहाँ बता दिया। अब देखो जो अगला टॉपिक है वो अपने है लेंटिकल्स कैसे बनते हैं। तो लेंटिकल्स बनने समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि जो कॉर्क कैम्बियम होती है वो बाहर की तरफ क्या बनाती है, कॉर्क बनाती है, लेकिन कुछ जगह पर वो कॉर्क नहीं बनाती। देखो ये कॉर्क कैम्बियम है, और इंस्टेड ऑफ कि ये कॉर्क या फैलम बनाए, उसकी जगह ये कुछ पेरेनकाइमस सेल बनाने लगती है। देखो ये कॉर्क कैम्बियम थी, तो ये बाहर की तरफ कॉर्क बनाने की बजाय क्या बनाने लगती है, कुछ पेरेनकाइमस सेल बनाने लगती है। ठीक है, और ये पेरेनकाइमस सेल जो होती है बाहर वाली एपिडर्मिस को पुश करती है, और इसकी वजह से एक बड़ा सा पोर बन जाता है। इसको कहते हैं स्टेम के ऊपर पोर, और इसे कहते हैं लेंटिकल्स। क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। जैसे अपने लीफ के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं स्टोमेटा, वैसे स्टेम के ऊपर जो ये ऐसे पोर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एट अ सर्टेन रीजन द फेलोजन कट ऑफ अगेन बोले तो कट ऑफ मतलब ग्रो करना, उसकी वजह से पेरेनकाइमस सेल बनेगी। किसकी जगह बनेगी, कॉर्क बनाने की बजाय ये बना लेगी, और इसकी वजह से एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी, लेंस शेप के स्ट्रक्चर बनेंगे जिन्हें लेंटिकल्स कहते हैं। अब क्योंकि ये पोर है तो लेंटिकल्स की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज हो सकता है, जैसे स्टोमेटा में होता है। ये आप जो देख पा रहे हो ये बाहर के, और इसके बीच बीच में क्या होंगे, लेंटिकल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। अब अपन को सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी है रूट में, टेंशन मत लो। सेकेंडरी ग्रोथ रूट में स्टेम जितनी बड़ी नहीं है, आपको बस ये देखना है कि स्टेम से अलग क्या है। तो देखो ध्यान से सुनना, स्टेम को डायग्राम को एक बार वापस रिवाइज करते हैं। स्टेम में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट टाइप के होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं। ऐसे बोले तो ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम, और उसके बीच में कैम्बियम होता है। क्या होता है, कैम्बियम। ठीक है, और फिर एक्टिविटी से कैम्बियम रिंग बन जाती है, सही है ना। लेकिन रूट के अंदर जिस लाइन पर जाइलम होते हैं उस पर फ्लोएम नहीं होते, जिस पर फ्लोएम होते हैं उस पर जाइलम नहीं होते, और पहले से कोई कैम्बियम जैसा कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होता। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली होती है तो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, और वो कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। देखो ये मेरा वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी नेचर का होता है। देखो वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ तीन चीज़ों की वजह से हुई थी, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम में दो चीज़ें थी, एक इंट्राफेसिकुलर और एक इंटरफेसिकुलर। इंटर सेकेंडरी होता है, ये सेकेंडरी होता है, लेकिन ये कैसा था, प्राइमरी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पहले से तो कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा वेस्कुलर कैम्बियम कैसे ओरिजिन का होगा, सेकेंडरी होगा। अब ये बनेगा कैसे, एकदम सिंपल है। जाइलम के ऊपर जो पेरीसाइकिल होती है वो हेल्प करेगी, और फ्लोएम के नीचे जो सेल होगी वो हेल्प करेगी। तो यहाँ जो लेयर बनेगी कैम्बियम रिंग, वो जाइलम के ऊपर से, फ्लोएम के नीचे से, जाइलम के ऊपर से, फ्लोएम के नीचे से, जाइलम के ऊपर से, फ्लोएम के नीचे से, ऐसे बनेगी। और ये ऐसे सर्कुलर रिंग की जगह कैसी रिंग है, वेव जैसी। तो वेवी रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम बनती है किसके अंदर, रूट के अंदर, जबकि वहाँ कैसी बन रही थी, सर्कल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है। और ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है कंप्लीटली कैसे ओरिजिन का है, सेकेंडरी ओरिजिन का है। ठीक है, अब ये वेस्कुलर कैम्बियम बनता किससे है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्लोएम के नीचे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, और जाइलम के ऊपर जो पेरीसाइकिल होता है वो मिलकर क्या कराता है, वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है। ठीक है, अब बात आती है कॉर्क कैम्बियम की, वो कौन बनाएगा, तो वो पेरीसाइकिल बनाएगी। कौन बनाएगी, पेरीसाइकिल बनाएगी। तो पेरीसाइकिल वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में भी हेल्प करती है, कॉर्क कैम्बियम भी बनाने में हेल्प करती है। वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में फ्लोएम के नीचे वाली सेल भी हेल्प करती है। अब ये जो वेवी है, ये थोड़े दिन बाद में ये बंडल थोड़े बाहर खिसक जाएंगे, और ये वेवी वाली रिंग कैसी हो जाएगी, एक सर्कुलर रिंग बन जाएगी। वेवी रिंग्स बिकम सर्कुलर। ये अलग था,
उसके अलावा देखो क्या लिखा हुआ, फर्दर इवेंट आर सिमिलर, बाद में वही होगा जैसे अपन ने स्टेम में पढ़ा था। ये डायग्राम दे रखे हैं। एक लास्ट चैप्टर की लाइन है, उसको देखते हैं अपन। कह रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ अपन जानते हैं किस में होता है, मोनोकॉट में तो बिल्कुल नहीं होता। डाइकॉट में बच्चे डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट और डाइकॉट लीफ, लीफ में नहीं होता। डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म की स्टेम और जिम्नोस्पर्म की रूट में भी होती है। तो याद रखना किस किस में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिम्नोस्पर्म की रूट, जिम्नोस्पर्म के स्टेम, डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में। मोनोकॉट में कहीं पर भी नहीं होती और लीफ में कभी भी नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर अच्छे से फोकस करें, सारे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें, सारी डिटेल को ढंग से याद करें, एनसीईआरटी पे फोकस करें, लाइन टू लाइन उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें, फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलाएं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।